नहीं होता तो शायद ये अचीवमेंट आज मेरे पास नहीं होती। और सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो मेरी टीम का है। इतनी प्यारी टीम मुझे ऐसे नहीं होता तो शायद ये अचीवमेंट मेरे पास। अभी हम लोग लाइव आ चुके हैं और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी हमारे एसोसिएट हैं वो फटाफट अपने एक्चुअल कंडीशन में यहाँ से कनेक्ट हो जाएं।
विकास जी आप स्टार्ट करिए। जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं इस शानदार टॉक विद डायमंड में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और कुछ लिंक को लेके इशू जरूर था, इसलिए आप सारे लोग जल्दी से जल्दी अपने जितने भी ग्रुपों में हैं लिंक को शेयर कीजिए। जिस भी सिटी से लोग हैं वो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कहां से लोग आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, जबरदस्त। और आज हमें एक सक्सेस स्टोरी को जानने का मौका मिलेगा। एक व्यक्ति कैसे अपनी जिंदगी में स्टार्ट करता है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्या क्या कुछ हुआ, वो जानने का आपको मौका मिलेगा। और मैं अभी मिस्टर अविनाश सर और अंकुर सर का भी इस टॉक विद डायमंड सेशन में, शानदार सेशन में, जबरदस्त सेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपकी पूरी फैमिली के साथ स्वागत है सर, अविनाश सर और अंकुर सर। धन्यवाद गुरुजी। और इतने बड़े मंच पे आपने बोलने का हमें अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर, उसके लिए मैं सभी गुरुजनों का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं सर। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस डायमंड मीट में। और आज हम लोग जानेंगे ऐसे दो पर्सनालिटीज के बारे में जिन्होंने अपने मेहनत, अपने परिश्रम और अपने गुरु भक्ति के कारण इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बड़ी सफलता हासिल की है। और ज्यादा देर न करते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए हम सबके महागुरु, मार्गदर्शक, और मैं रियल में बताऊं कि अगर आज हम सब की टीम में अगर इतनी बड़ी सफलता है तो उनका योगदान है, उनका गाइडलाइन है, उनकी ट्रेनिंग्स है, उनकी एजुकेशंस है। तो आप सभी जिनका बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब उनका दर्शन प्राप्त हो और कब उनसे कुछ दो बातें सुनने को मिले, तो आपके और उनके बीच में मैं ज्यादा बाधा न बनते हुए सर को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करूंगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से वेलकम लिखते हुए सर का स्वागत करेंगे। प्लीज सर, वेलकम ऑन द पैनल। सर अनम्यूट प्लीज। वॉइस सर। दोस्तों नमस्कार, सारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अगेन आज स्वागत करते हैं आप सारे लोगों का आज के इस शानदार सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेशन हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं टॉक विथ डायमंड, जहाँ पे हमारी बातचीत आपके डायमंडों से हो रही है। आपके डायमंड से मिलके हम लोग कैसे हमें बिजनेस को आगे तक लेके जाना है, कैसे एक इंसान मेहनत करने के बाद इस रैंक तक पहुंचता है, डायमंड लेवल कैसे हासिल करता है, इसके बारे में बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेशन की शुरुआत तो हुई क्यों है। ये सेशन हमने डायरेक्टली इस उद्देश्य से शुरुआत किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें होती है कि कोई भी इंसान इस बिजनेस में अगर डायमंड बनता है, कई लोगों को लगता है कि वो फ्लूक से बन जाता है, कई लोगों को लगता है वो ऐसे ही बन जाता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल आपने सुना होगा कि इंसान लोगों के सर के पे रखे हुए ताज तो देखता है सफलता के बाद, लेकिन उस ताज को हासिल करने के लिए उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है, उस इंसान ने अपनी जिंदगी में कितनी स्ट्रगल करी है, ये बातें कोई नहीं करता। जब आप आज की सेशन को ध्यान से सुनेंगे, जब आज इसकी सेशन में आप 100% डिवोट करेंगे, तब आपको रियल में समझ में आएगा कि एक इंसान डायमंड यूं ही नहीं बन जाता। बहुत मशक्कत के बाद और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर ध्यान देता है, तब वो इंसान इस बिजनेस में आकर डायमंड बनता है। और दोस्तों आज के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे डायमंड लीडर्स, मिस्टर अविनाश गुप्ता जी और मिस्टर अंकुर गुप्ता जी। आप देख सकते हैं हमारे साथ ऑन द स्क्रीन पे हैं मिस्टर अविनाश गुप्ता जी, अंकुर गुप्ता जी। स्वागत है सर आप सारे लोगों का। आप दोनों भाई हैं, बड़े भाई और छोटे भाई।
लोग बोलते हैं कि सर इस बिजनेस में सारे लोग सफल नहीं होते, लेकिन आज हम हैं, आज की शॉर्ट टॉकिंग सेशन में दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर इंसान चाहे तो पूरे परिवार को भी इस इंडस्ट्री में सफलता बना सकता है। तो दोस्तों आइए मिलते हैं नए ब्लू डायमंड्स यानी कि कंपनी के करोड़पति लीडर्स मिस्टर अविनाश गुप्ता जी से, और मिलते हैं बहुत ही प्यारे यंग स्टार लीडर्स मिस्टर अंकुर गुप्ता जी से। दोनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज की शानदार सेशन में। आज आपसे बहुत सारे आपकी जीवन से रिलेटेड बातें हम समझेंगे, और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उनको भी आपकी लाइफ से काफी कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है। और आज से बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे डिस्कशन है जो आपकी स्टोरी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इस स्टोरी के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं मिस्टर विकास कुमार जी हमारे ब्लैक डायमंड, मिस्टर अवधेश नारायण जी ब्लैक डायमंड, मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी ब्लैक डायमंड। आज तीनों ब्लैक डायमंड मौजूद हैं जो आपसे आपकी जिंदगी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जो व्यूअर्स हैं, मेरा आप लोगों से कहना है कि बहुत ध्यान से आज के पूरे सेशन को समझिएगा। एक इंसान डायमंड यूं ही नहीं बन जाता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता मिलती जरूर है, लेकिन वो सफलता एक कुर्बानी मांगती है। क्या क्या करना पड़ता है एक डायमंडशिप बनने के लिए, आज के सेशन में आपको सुनने का मौका मिलेगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। और मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा कुछ क्वेश्चन जो दर्शकों ने पूछा है, पहले हम उस पर बात कर लेंगे, और उसी क्वेश्चन के सिलसिले के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर विकास जी, जिन्होंने अविनाश जी गुप्ता जी को काफी गाइडलाइन भी दिया है। मिस्टर विकास सर ऑन द पैनल्स आएंगे और कुछ चीजें के साथ आज की सेशन की शुरुआत करेंगे। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मौका दिया। और मैं अगेन स्वागत करता हूं मिस्टर अविनाश सर और अंकुर कुमार गुप्ता जी का इस पैनल पे, इस सेशन में। और साथ में आप दोनों लोगों ने इतने कम टाइम में इतनी बड़ी सफलता और इतना बड़ा सक्सेस लिया है, उसके लिए मैं आप दोनों को या हम सभी की तरफ से आप दोनों को बधाई के पात्र हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। अविनाश सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, या क्या करते थे आप इस बिजनेस में आने से पहले, ये लोग जानना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ये जरूर बताएं दर्शकों को, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आज अपने आप को पा करके वाकई दिल में बहुत खुशी हो रही है, और मैं सभी गुरुजनों का तहे दिल से नमन करता हूं। और गुरुजी, जो आपने प्रश्न किया है कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या करता था, या तो मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुजी कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था। और अगर मैं अपने पुराने दिनों की बात करूं तो हमारे पिताजी दुकान करते हैं, और मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का हूं। और लगभग मुझे याद है कि सर जब मैं 4 साल 3 साल का था तब से मैं दुकान पे बैठता हूँ। अपने गाजीपुर का रहने वाला हूँ, गाजीपुर जिला यूपी के अंदर। और 3-4 साल से था तब से पिताजी के साथ मैं दुकान पे लगा हूँ। टिफिन ले जाना, खाना ले जाना, ठीक है, उनकी सहायता करना, उनके साथ लगे रहना। और लगभग इसी तरह से समय बीतता चल रहा था। तो बीतता चलने के साथ क्या होता है कि जब मैं 9th क्लास में आया सर, तो 9th क्लास में हमारी परिस्थितियां कुछ बिगड़ गई, क्योंकि पिताजी ने कुछ जो पूंजी थी थोड़ी बहुत लगा दी घर में। तो दुकान में बहुत सारी समस्या आने लगी। और उस समय फिर हमारे पिताजी ने की बात बोली कि बेटा ऐसा करते हैं कि तुम 3 भाई हो, तो आप पढ़ाई छोड़ दो और हम दोनों लोग बाप बेटा मिलके कमाते हैं, दोनों छोटे भाई को पढ़ाएंगे। सर ऐसा डिसीजन 9th क्लास में मेरा बन गया था। 9th क्लास के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आगे पढ़ाई कर पाऊंगा, ऐसा मेरे घर की सिचुएशन आ चुकी थी। और उस दौरान जब पैसे की किल्लत हो रही थी सर, जैसे पिताजी ने कुछ पैसे थे तो जब जमीन लेके थोड़ा बहुत 2 रूम बनवाया, तो स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि बहुत सारे जब महाजनों का जो कर्जा बाकी था, जब वो दुकान पे आते थे तो हमारे पिताजी चले जाते थे। और मैं दुकान पे, ये 9th क्लास की बात बता रहा हूँ सर, तब मैं दुकान पे जब बैठता था तो बहुत सारे लोग आके बोल के चले जाते थे, क्या तुम्हारे पिता पापा कहाँ हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्या कहा ऐसा, ठीक है, पैसा हमारा बाकी है। तो सिचुएशन बहुत खराब थी सर। उस समय मैंने पैसे की वो जरूरत देखी कि अगर इंसान आज जिंदगी में अगर जी रहा है, तो अगर उसने किसी से पैसा लिया हो या किसी का पैसा बाकी हो या पैसा नहीं हो, तो इंसान का मान सम्मान और इंसान की जो चीजें हैं सर, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोग कुछ भी आके बोल जाते हैं, जिनके चंद रुपए भी बाकी हैं। तो ये सब चीजें मैंने झेली। और जब वो महाजन आके मेरे पिताजी को उल्टा सीधा बोल के दुकान पे जाते थे तो बहुत दिल में बुरा लगता था। और उस समय की अगर मैं मतलब कहते से वो समय याद करते हैं तो हमेशा मतलब आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि
एक ऐसा समय था कि 1,000 रुपए के लिए हम तरसे हैं, 1,000 रुपए के लिए सर। और फिर पिताजी का जब ऐसा चल रहा था तो घर बनवाने की जो दिक्कत हुई थी, तो दोनों भाइयों को पापा ने बोला कि पढ़ाते हैं, क्योंकि दिक्कत ये थी सर कि जब हमारे जो 2 भाई अंकुर सर जो आपके सामने बैठे हैं, एक सबसे छोटे से अमन जी, तो ये लोग शुरू से सर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, लेकिन जैसे मैं तो शुरू से यूपी बोर्ड से ही था गुरुजी, तो सीबीएसई बोर्ड से उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन 5 क्लास तक पोजीशन पापा की इतनी खराब हो गई कि सीबीएसई बोर्ड की फीस दोनों भाई के नहीं जमा हो पा रही थी। तो जबकि हम पापा और दोनों बाप बेटा मिलके काम तो कर रहे थे दुकान पे, पढ़ाई भी मैं कर रहा था, लेकिन फीस न हो जाने की वजह से फिर दोनों भाई को पापा ने सीबीएसई बोर्ड से निकाल करके फिर यूपी बोर्ड सरस्वती शिशु मंदिर हमारे गाजीपुर में नवाब साहब के फाटक जगह है सर, वहां पे है, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, वहां पे पापा ने डाल दिया। और उस समय फिर मुझे दूसरी बार ऐसा लगा कि वाकई अगर पैसा ना हो तो जिंदगी में सर कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि भाई पैसा का आदमी क्या करेगा, लेकिन मैंने सर पैसे की दिक्कत देखी है कि अगर पैसा ना हो तो उस पिता को अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड जो पढ़ाने की ख्वाहिश रखता है, उसको पैसा की दिक्कत की वजह से यूपी बोर्ड में डालना पड़ा। और फिर 6 क्लास से अंकुर सर और हमारे छोटे भाई डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड से यूपी बोर्ड सरस्वती शिशु मंदिर में आ गए, और फिर वहां से उन लोगों ने पढ़ाई की। लेकिन फिर दिक्कतें लगातार बढ़ती चली गई सर। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे साथ एक घटना हुई, जिसके बाद मुझे लगा कि जीवन में सर पढ़ाई अगर मैं छोड़ देता हूं तो शायद बहुत दिक्कत आ सकती है। जब मेरा घर बन गया सर, थोड़ा 2 रूम बना था, तो मेरे पिताजी ने गृह प्रवेश रखा। उस समय बहुत सारे रिश्तेदार आए और हमारे रिलेटिव में हमारे चाचा चाची भी आए थे। उस समय दिक्कत ही सर ना कि घर में थोड़ा सा वॉशरूम तो वो सही बना नहीं था, उसमें वो कुंडी थी नहीं, बोरा लगा करके लोग अपना यूज कर रहे थे। तब उस समय हमारी चाची जी ने एक बात बोली और पिताजी भी थे कि बताइए कोई नहीं सर, समझ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल रियल स्टोरी आप अपनी शेयर कर रहे हैं। और आप बताइए। कोई नहीं अविनाश सर, आराम से आप बताइए स्टोरी। और ये बिल्कुल, क्योंकि आपने बिल्कुल रियल चीजें बता रहे हैं और इमोशनल होना बनता भी है, क्योंकि आज आप बहुत बड़े मुकाम पे हो और जो आपका स्ट्रगल है वो पुराने दिनों को याद करके वाकई आपकी। जी बताइए। उन्होंने यही बोला कि जब व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया आप लोगों ने? पानी पी लीजिए अविनाश सर, आप आराम से। तो मुझे उस समय सर एक बात समझ में आ गई कि अगर कल अगर हम खाली दोनों भाइयों को पढ़ाते हैं और किसी कारणवश मैं कुछ नहीं कर पाया तो कल ये सिचुएशन मेरे साथ भी कि 2 को तो हम बढ़ा दिए। क्योंकि सर आज के समय में मैं देखा हूं सर कि कमजोर व्यक्ति कोई साथ नहीं देता। अविनाश जी, आप कभी कमजोर थे, लेकिन आज आपसे ज्यादा स्ट्रांग इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आज आप 30,000 लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन हैं। आज लाखों लोगों की आप जिंदगी बदलने वाले हैं, हजारों लोगों की जिंदगियां आपने बदली है। और वो बोलते हैं ना कि इंसान की जिंदगी में जो स्ट्रगल होता है बाद में सुखद स्टोरी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बातें तो बिल्कुल एक सुखद स्टोरी जैसी शेयर करने वाली बातें हैं, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हर सक्सेसफुल इंसान पैरों में कितनी कांटे चुभा के वहां तक पहुंचा ये बात कोई नहीं देखता। लोग केवल सक्सेस स्टोरी देखते हैं। और रियल में जो बातें आप बता रहे हैं, मैंने शुरुआत में बेसिक लेवल से ग्राउंड में काम किया है, तो ये चीजें हमने देखा जरूर है। हम जरूर जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ आपका झुकाव क्यों एकाएक आया? क्योंकि आप बीएचयू में पढ़ाई कर रहे थे और वहां हमारी मुलाकात हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग की स्टोरी थोड़ी इनकी मैं बता देता हूँ विकास जी, अविनाश जी सही हो जाते हैं। जी जी बनारस यूनिवर्सिटी में अविनाश गुप्ता जी पढ़ाई कर रहे थे और
वहाँ पे मुझे एक इनके फ्रेंड ने बताया, मैं बनारस में उस समय बिजनेस इनिशियल स्टेज पे शुरू किया था, और वहाँ पे इनके एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार एक लड़का है जो पार्ट टाइम में कोचिंग वगैरह पढ़ाता है और बहुत ही डिजायरेबल बंदा है, बहुत ही उसके अंदर कुछ करने की सोच है, ललक है, जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक है। तो मुझे लगता है कि तुझे उसको जरूर बताना चाहिए। उस इंसान ने मजाक मजाक में, वो शायद मुझे सुन भी रहा होगा, हमारा एक फ्रेंड ही था, और उसने मजाक मजाक बोला कि व्हाई यू आर नॉट चूजिंग द मिस्टर अविनाश गुप्ता। तो मैं पूछा यार कौन है अविनाश गुप्ता, तो नीचे अविनाश गुप्ता जी का रूम हुआ करता था, तो किसी ने इंडिकेशन कर दिया, और तब मैं अविनाश जी को ढूंढते हुए अविनाश जी के रूम में गया, और पहली बार जब गया तो मुझे लगता है शायद इनको किसी ने बता दिया था कि कोई आने वाला है, भाग जाना। तब अविनाश गुप्ता जी वहां पे हमें मिले नहीं, लेकिन वो पल हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें यहाँ पे सुन रहे हैं। अविनाश जी वो पल आप बताइए, यहाँ तक की स्टोरी तो मुझे भी पता है, क्या ऐसा हुआ, क्यों आपको ऐसा लगा कि इस इंडस्ट्री में आपको डिसीजन बनाना चाहिए, कैरियर लगाना चाहिए? क्योंकि आपके जैसे तो मैंने बहुत सारे दोस्त को, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे घुमा दिया था। इवन जब मैं बीएचयू से बिजनेस कर रहा था तो लोग मेरे रूम तक को बदनाम कर रखे थे कि इस रूम में मत जाना, वहां पे जाने के बाद वो लपेट लेता है, जोड़ देता है। तो आपने इस इंडस्ट्री में आने का जो डिसीजन बनाया, व्हाट वाज द पॉइंट, वो क्या ऐसी चीज थी जो उस समय आपको पिक किया था, वो चीज आप थोड़ा बताइए। जी गुरु जी, और पहले के लिए माफी चाहूंगा थोड़ा सभी लोगों से कि वो सारे बोलते बोलते सर थोड़ा आंखों में आंसू आ गए थे गुरु जी। तो जब सर आपने, जब आपको पता चला तो आपको याद हुआ गुरु जी कि मैं माँ क्लासेज में हैदराबाद गेट में पढ़ा के निकल रहा था। तो आप और जो सर थे हमारे मित्र त्यागी सर आए हुए थे, उस वहाँ इंस्टीट्यूट वाले जो बंदा ऑनर था उसको प्लान देने। तो उसी समय शायद आपने मुझे देखा था और फिर आप मुझसे मिलने आए थे। तो रूम में हमने सभी प्लान को सुना समझा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जब आप प्लान देख करके निकले और मैंने फीस आपको दे दी थी, और आपको याद होगा गुरु जी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद जब आप निकले तो हमारे जितने फ्रेंड सर्किल था वो लोग आपको पहले से जान रहे थे। और मैं इसलिए उतना नहीं जानता था कि गुरु जी जब मैं बीएचयू की क्लास खत्म कर रहा था, क्योंकि बीएचयू में मैं पढ़ भी रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, और मैं उस समय पैसे की जो दिक्कतें थी हमारे साथ जो बनी पड़ी थी, क्योंकि जब मैं बीएचयू में एडमिशन लिया था गुरु जी, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि स्थिति उस समय ऐसी थी कि पिताजी 2,000 रुपये महीना देते थे, और मैं मांग भी नहीं पाता था क्योंकि दो भाई और थे, 5-6 हजार रुपये इनकम आती थी। तो स्थिति यहाँ थी सर कि मैं मेस का खाना नहीं खाया। मैं जब शुरू में गया तो मेस का खाना उस समय गुरुजी 35 रुपया पर प्लेट था, 100 रुपया एक दिन का गिरता था। तो 2,000 मिलने पे 3,000 रुपया हम एफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उस समय मैं सर जब ग्रेजुएशन में एंट्री किया था तो मैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में पीछे जलांस का खाना चलता है, तो सर वहां पे 15 रुपया प्लेट की खाने मिलते थे। तो जहां मैं सर जब मुझे पता चला कि वह 15 रुपये प्लेट का है, तो गुरुजी मैं लगभग 3 से 4 महीना तक उस बोलते मरीजों वाला मैंने खाना खाया था, जहाँ पे सर दाल की जगह पे पानी और चावल और फाइबर की प्लेट में मिलती थी। 15 रुपया का वो मिलता था सर। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमारे को उन्होंने पूछा कि अविनाश यार तुम बाहर कहाँ जाते हो, मतलब यहाँ क्यों नहीं खाते? तो मैं उसे बहाने करते रहे, मैं जाता हूँ बाहर तो कर लेता हूँ, मैं तो खा लेता हूँ। मैं कैसे बताता सर कि वो 35 रुपया प्लेट भी अफोर्ड करने की औकात नहीं थी हमारी उस समय। तो लगभग 4 महीना सर मैंने बीएचयू का जब खाना में बाहर खाने जाता था तो मैंने अपने एक मित्र को बताया। तो उन्होंने एक बात बोली कि यार अविनाश तुम तो तैयारी करके आए हो, तुम्हारी बायो बहुत अच्छी है, तो तुम पढ़ाते क्यों नहीं? तो सर उस समय मुझे जब किसी ने बताया तो बोला कि तेरी बायो अच्छी है। तो मैंने एक जो हमारे लैब अटेंडेंट थे बॉटनी के, तो उनकी बच्ची को मैंने पढ़ाया। जब स्टार्टअप किया तो मेरे को फीडबैक अच्छा मिला, तो मैं पढ़ाना शुरू किया। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा, सा छोटी मोटी कोचिंगों में 9th 10th 11th 12th को मैं पढ़ा रहा था। और फिर वहीं के दौरान फिर जब मैं 9th 10th को पढ़ा कर निकल रहा था तो आप वहीं पे थे और त्यागी जी वहीं पे थे, जब उसके ऑनर के साथ आप बैठे थे। तो
दोस्तों, एक इंसान की लाइफ में ये जो स्टोरी अविनाश गुप्ता जी बता रहे थे, इट वाज द रियल में ये स्टोरी ऐसी थी। और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ ये बातें जान के, और रियली ऐसा होता है। मुझे पता है आप जितने भी लोग हमें आज वॉच कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे पल होते होंगे, बहुत सारे ऐसे समय आते होंगे जहां आप ऐसे कठिन समस्या जगहों से गुजर रहे हैं। और बोलते हैं ना कि इंसान के लाइफ में, इंसान की जिंदगी में दो ही बातें होती है, या तो इंसान टूटता है या तो इंसान सीखता है। जो टूट जाता है वो बिखर जाता है, खत्म हो जाता है, दुनिया से उसकी नामो निशान मिट जाती है। और ऐसे स्ट्रगल टाइम में, ऐसे कठिन समय में जो इंसान टिक जाता है, मजबूती से पकड़ रखता है, परिस्थितियों के नीचे नहीं झुकता, कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वही इंसान इस दुनिया में चमकता है। और मुझे लगता है कि आज अविनाश जी और मिस्टर अंकुर गुप्ता जी आज अगर सक्सेसफुल हुए हैं, इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो आज मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी मेहनत करी और इतने सारे स्ट्रगल को उन्होंने अपनी लाइफ में झेला है, देखा है, आज इसलिए यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो ये इनकी पहले की बातें थी जो इस एस्क्लेपियस वेलनेस में आने से पहले थे। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा विकास जी कि हम लोग अब एस्क्लेपियस में आने के बाद क्या स्टोरी रही, इस पे थोड़ा सा नजर डाला जाए। जी जी, तो एक्चुअली आपने सुना और शायद मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया जब स्टोरी सुनी, लेकिन आज वो चीजें नहीं है। और हिस्ट्री तो होती है, हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी तो बनती है, और जिसकी स्टोरी बनती है वही सक्सेस होता है, ये भी क्लियर है। तो मेरा सवाल अंकुर जी आपसे है, अभी जब ये सारी चीजें चल रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी, और तो आपकी क्या सोच थी, आपकी क्या राय थी, क्योंकि आप दोनों भाई हैं और दोनों ही आज सक्सेस हैं। और ये जाहिर सी बात है, अविनाश सर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने किया। तो जब अविनाश सर बिजनेस कर रहे थे और ये सारी सिचुएशन बनी हुई थी, तो आपका क्या रिएक्शन था या आपकी क्या सोच थी, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे, और दर्शक भी जानना चाहते हैं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। सबसे पहले तो गुरुजी नमस्कार, और जितने भी सारे लोग हमें देख रहे हैं उन सारे लोगों को नमस्कार। गुरुजी, इस कहानी कुछ सेम ही है, और जब एक ही घर की बात थी तो ये सारी चीजें होती थी, और इन सारी चीजों को जो अविनाश सर भी बता रहे थे, उन सारी चीजों को हमने अपनी आंखों से देखा था। और बस मैंने यही देखा सर कि रियल लाइफ में जब ये समस्या हमारे सामने आती थी तो कभी कभी हम लोग ये सोचा करते थे कि यार क्या होगा, और अगर वाकई में ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, घर परिवार वाले जो काम कर रहे हैं, अगर उसी काम को अगर हम भी करेंगे तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है नहीं। फिर अविनाश सर चले गए BHU पढ़ाई करने के लिए, और पिताजी के साथ फिर मैं लग गया बिजनेस करने के लिए। पिताजी के साथ बिजनेस करता था, और मैं गाजीपुर में ही सर MAH इंटर कॉलेज, वहां से मैंने फिर इंटर की पढ़ाई करना शुरू करी। और जैसा सर बता रहे थे कि पहले तो हम लोग CBSE बोर्ड से थे, लेकिन फिर हम लोग UP बोर्ड में आ गए। फिर UP बोर्ड में आए तो वहाँ पे इसलिए आ गए क्योंकि वहाँ पे फीस कम थी। वहाँ पे 40-50 रुपए महीने की फीस हुआ करती थी, CBSE बोर्ड में 600-500 रुपए की फीस हुआ करती थी। तो ऐसा ही था। और उसके बाद एक दिन मैं गया हुआ था अपने दादी के घर पे, और दादी के घर पे जब मैं गया, और जाने के बाद जब मैंने वहां पे मैं देखा तो अविनाश सर जो है, मेरे बुआ के 2 लड़के थे, और उनके एक आध दोस्त वगैरह भी थे। वो लोग को मैं बैठा करके ये लोग कुछ समझा रहे थे, कुछ बता रहे थे। और संडे का दिन था, मैं दादी के घर पे गया हुआ था, और एकाएक मुझे पता चल जाता है कि ये लोग मतलब कुछ समझा रहे हैं, कोई मीटिंग अंदर चल रही है। मुझे मेरे जो बुआ के लड़के थे उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, बोला अंदर मीटिंग चल रही है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कैसी मीटिंग चल रही है, तो उन्होंने बताया नहीं मेरे को, बोला बाद में बताएंगे। फिर वो लोग जब मीटिंग सब खत्म हो गई तो मैंने इनसे पूछा, तो उस समय सर ने मुझे बताया नहीं, अविनाश सर ने मुझे बताया नहीं कि नहीं भाई कैसा मीटिंग है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने बुआ के लड़के से बड़ा मतलब इधर उधर का मतलब उससे बोल करके हमने उससे पूछ लिया कि भाई बताओ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा काम है, और ये अविनाश जी के साथ में हम लोग कर रहे हैं, और हमने नया नया भी शुरुआत करी है। तो फिर जैसे ही ये बातें उन्होंने बताई, मैंने डायरेक्टली इनसे पूछा, सर से पूछा, और सर ने जब मेरे को सारी बातें बताई तो रियली में सर, जब सर ने प्लान बताया, जो भी टूटा फूटा सा सर को आता था सर ने मुझे बताया। और सर ने जब ये बताया कि मेरे ही साथ के फ्रेंड हैं, वो लोग कर रहे हैं और वो लोग बहुत अच्छे लेवल पे हैं, और वो लोग जब कर रहे हैं तो मैंने भी उनके साथ में पार्ट टाइम में करना शुरू किया है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम पापा मम्मी को मत बताना। उन्होंने बता दिया पहले ही कि तुम घर वालों को मत बता देना,
क्योंकि घर वालों को अगर तुम बता दोगे तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाएगी कि वो लोग फिर जो पढ़ाई ये कर रहे हैं उनको करने नहीं देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे भी तो बताओ कि कम से कम है क्या। तो सारी बातें इन्होंने जब मुझे बताई तो रियली में सर देखने के बाद डायरेक्ट सेलिंग जैसे सभी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ कि प्लान देखा और प्लान देखने के बाद वो जुनून आया, लगा कि यार कुछ हो सकता है। और बड़ा सिंपल सा काम लगा कि यार जोड़ना ही तो है लोगों को और लोगों को बताना ही है। तो यार बताने के तो बहुत सारे लोग मार्केट में है, गाजीपुर अपना होम टाउन है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, सबको बता देंगे, सबको बता के सबको ज्वाइन करा देंगे। ऐसा हमने सोचा और मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा कोई काम है तो चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि आ जाओ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं मिलवाता हूँ। और मेरा एक बड़े करीबी मेरे मित्र थे, मुझे देख भी रहे होंगे और हमारी टीम में भी टॉप अचीवर भी हैं, और रितेश मौर्य जी, जिनसे मैंने पहली मुलाकात सर की कराई। तो वो व्यक्ति मेरे साथ, वो मेरा दोस्त जो था वो मेरे साथ जुड़ गया। और जुड़ने के बाद वो जब जुड़ा तो मैंने उनसे पूछा, मेरे मन में तो कहीं ना कहीं था कि यार अगर अविनाश सर कर रहे हैं तो मैं भी इस काम को करूं। तो मैंने सर से पूछा कि एक बात बताओ भाई कि ये रितेश जी की आईडी लगाओगे कहाँ। उन्होंने बोला रितेश जी की आईडी लगा देंगे कहीं पर और काम करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, एक काम करो मेरी भी आईडी लगा दो और मेरी आईडी लगाओ और उसके बाद एक साइड में मेरे रितेश जी को तुम डाल दो। लेकिन सर ने उस समय बोला कि नहीं तुम मत अभी ये काम करो, जब हम कुछ कर लेंगे, जब हम कुछ बढ़िया कर लेंगे तब तुम इस काम को करना। और रियली में सर ये शायद मेरे करियर के प्रति सर सीरियस थे और ये चाहते थे कि मैं पहले पढ़ाई लिखाई कर लूँ, कुछ बन जाऊं, उसके बाद मैं इस काम को करूं। या जो भी सर का बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था, इसलिए सर शायद रिस्क लेना नहीं चाहते थे। लेकिन किसी तरीके से कह के रिक्वेस्ट करके मैंने इनसे अपनी आईडी लगवा ली और इन्होंने मेरी आईडी लगा करके एक साइड में रितेश जी को डाल दिया। और रितेश जी के थ्रू मिल करके फिर इन्होंने कुछ लोगों को प्लान दिखाया, मेरे भी वो फ्रेंड थे, तो हम लोग मिल करके प्लान दिखाए। तो एक साइड मेरा बिजनेस काफी अच्छा चला गया, एक साइड में कुछ लोग जुड़ना शुरू हो गए। और जब जुड़ना शुरू हुए तो थोड़ी सी दिक्कतें भी आई शुरुआती दिनों में, क्योंकि हम स्टूडेंट थे तो हम उन्हीं लोगों को प्लान दिखा पाते थे जो हमारे जैसे स्टूडेंट हुआ करते थे। और गाजीपुर में काम करना मतलब हमारे लिए सर ये बहुत बड़ी एक मतलब चुनौती वाली बात थी। चुनौती इसलिए क्योंकि जब हम लोग घर से बाहर निकलते थे तो मम्मी पापा ये सवाल जरूर पूछते थे बेटा कहाँ जा रहे हैं। और हम उनसे झूठ बोल करके जाया करते थे कि किसी दोस्त किधर जा रहे हैं, कहीं कोचिंग पढ़ने, कोचिंग वाले फ्रेंड किधर जा रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें झूठ बोल करके हम लोग जाया करते थे। और सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि घर पे बताना नहीं था, लेकिन वही वाली बात है सर कि कब तक छुपाते। फिर एक दिन पता चली गया, जिसको हमने प्लान दिखाया वो आकर के पापा से बता दिया। और पिताजी हमारे बहुत मतलब यूपी वाली भाषा में बहुत सारी गालियां भी हमें सुनने के लिए मिली, बहुत सारी बातें भी हमें सुनने के लिए मिली। और फिर एक बार लगा कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पिताजी ने बोला कि अगर देखो करना है तो तुम लोगों को अगर यही करो, छोड़ दो। और ये बड़ा ही मतलब एक असमंजस पड़ गया कि यार अब करें क्या, कैसे काम करेंगे। तो चोरी छुपे हमने किसी तरीके से चलाया कुछ दिन। और कुछ दिन चलाने के बाद एक साइड जो मेरा जो बिजनेस था वो काफी अच्छा चल रहा था, मतलब 10-20 लोग वहां पे ज्वाइन हो गए। दिक्कत थी, मैं जिन लोगों को भी प्लान दिखाता था तो वो लोग मना, एज का अक्सर जिसको मैं प्लान दिखाता था, तो हम लोगों के अमूमन हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम लोग किसी को भी सर बोलते हैं। तो जब हम किसी को सर बोलते हैं तो सामने वाला भी हमें सर बोलता है। लेकिन मेरे साथ सर ऐसा नहीं हुआ। मैं जब किसी को प्लान दिखाता तो मैं तो उसको सर बोलता था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझे बाबू बोलता था। और आज से तकरीबन 4 साल पहले उसके साथ बच्चे जैसी सिचुएशन भी थी, वैसा मुझे देख करके लोग ऐसे नहीं लगता था कि मैं कुछ इस मुकाम तक पहुंचूंगा या फिर इतना बड़ा काम कर पाऊंगा। तो जिसको भी मैं प्लान दिखाऊं वो मुझे बाबू बोल दे, वो मेरे को ऐसा पुचकार दे, कभी कोई सर पे हाथ फेर दे, कभी कोई कंधे पे थपथपा करके बोले कि बेटा तुम ठीक है कर रहे हो, लेकिन ऐसा काम हम लोग बहुत किए हैं, तुम हमें क्या बताओगे। सबसे बड़ी जो चुनौती थी सर वो थी एज की, क्योंकि मेहनत में मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी थी। और लेकिन फिर एक साइड जब नहीं चला तो और दिक्कतें आने लगी, फिर चेक वगैरह आते नहीं थे, कोई 1 रुपया हमने कमाया नहीं। तो मुझे याद है सर तकरीबन 38 लोगों को मैंने प्लान दिखाया सर। और 38 लोग को प्लान दिखाने के बाद, 38 लोग को प्लान दिखाने के बाद मेरे साथ एक सिंगल व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं आई जिसको मैं अपने दूसरे साइड में डाल पाऊँ। तो एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहूंगा गुरुजी। एक स्टोरी है जो कि अविनाश सर का कुछ बिजनेस चल गया था उस समय, दोनों साइड में इनके अच्छे लोग आ गए थे। तो इनके कुछ एक फ्रेंड थे, इनके कुछ फ्रेंड वगैरह थे जिन्होंने इनके साथ काम करना शुरू किया। तो वो लोग मेरे को भी जानते थे। तो मैंने सर से बोला कि एक बात बताओ, इनकी आईडी आप कहाँ लगाओगे। तो सर ने बोला कि देखता हूँ कहाँ लगाऊंगा। तो मैंने बोला कि यार देखो मेरा दूसरा साइड नहीं चल रहा है, एक काम करो मेरे दूसरे साइड में लगा दो, मेरा भी बिजनेस चल जाएगा। तो सर ने बोला नहीं तुम्हें अभी ये काम नहीं करना है। सर ने साफ मना कर दिया, आज भी मुझे याद है। और आदित्य सर उस समय मेरे घर पे आए हुए थे
और सर ने मेरे को मना किया और मैं बड़ा निराश हो गया। मैंने सोचा यार बताओ, भाई होकर के मेरी दूसरे साइड में बंदे नहीं डाल रहा है। तो ये बात मुझे उस समय लगी भाईचारे के नाते, और मैंने बोला कि यार डाल दो मेरे दूसरे साइड में। तो इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं तुम्हारे दूसरे साइड में नहीं डालेंगे और तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो मुझे याद है सर, मैं इस बिजनेस में आने के बाद, नेटवर्किंग में आने के बाद पहले दिन उस दिन रोया इसलिए क्योंकि मैं इस काम को करना चाहता था। क्योंकि जब मैं इनके साथ घूमता था तो सपने मेरे भी बन गए थे कि यार कुछ करना है। जब वो लाखों करोड़ों की जब बातें मैं रोज रोज सुनता था, घर पे जब सुनता था, तो लगता था कि यार मैं भी करूं इस काम को, इंटरेस्ट था। और फिर सर हमने करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन सर ने मना कर दिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जबरदस्ती लड़ झगड़ करके, और शायद सर कई दिनों तक गुस्सा भी रहे हमसे, और फिर किसी तरीके से करके मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। लेकिन सर ने वो बंदे हटा दिए मेरे दूसरे साइड से। अच्छा, सिचुएशन ये भी हुई थी सर कि उनकी आईडी मेरे साइड में लग गई थी। तो मेरे को उम्मीद हो गई थी चलो भैया कम से कम लोग आ गए हैं तो बिजनेस चल जाएगा। मतलब लेकिन सर ने वो आईडिया सारी की सारी डीएक्टिवेट करवा दी, हटवा दी वहां से। बहुत बुरा लगा कि यार साथ का भाई ऐसा कर रहा है। लेकिन बुरा तो लगा, लेकिन साथ में एक दिमाग में बात भी आई कि यार अगर भाई ने अगर मदद कर भी दी, अगर अपने बंदे डाल भी दिए, तो जिंदगी भर ये मलाल रह जाएगा कि यार ये बंदे जो थे वो भाई के थे, और तू अगर बढ़ा तो भाई की वजह से बढ़ा। एक बहुत बड़ा चुनौती मेरे सामने मेरे दिमाग में आई। ये बात क्लियर है अंकुर सर कि आप बिजनेस में मतलब जबरदस्ती आए हैं, लाए नहीं गए। जी सर, बिल्कुल मैं लाया नहीं गया हूं सर, ये बिल्कुल क्लियर है कि मैं लड़ झगड़ के आया था, और बिल्कुल ये सच्चाई है गुरु। हाँ, अपलाइन आपके भाई होते हुए भी, और उन्होंने बहुत मना किया कि आप बिजनेस को मत कीजिए। और अमूमन ये गलती हम लोग करते हैं। हम सारे लोग, बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं बताते बिजनेस में कि ये नहीं कर पाएगा, बहुत सारे लोगों को हम छोड़ते हैं। और ये बात बिल्कुल आप एक मैसेज के तौर पे भी देख सकते हैं, और आप एक सब एग्जाम्पल भी है कि भाई कौन कब क्या कर जाएगा ये कुछ नहीं पता। और आज रिजल्ट सबके सामने है। अंकुर सर बहुत ही कम एज में बिल्कुल धमाल मचाया हुआ है, डायमंड बन के बैठे हुए। बहुत ही बड़ी सक्सेस अंकुर सर की आई हुई है, और बहुत ही मतलब एक जबरदस्ती घुसने वाली बात है। वाकई आप बिजनेस करना चाहते थे, आपके सपने थे, और आपने पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अभी बहुत जबरदस्त लीडर हमारे बीच में है, मिस्टर ज्ञानेंद्र सर, और वो भी कुछ, उनके भी क्वेश्चन है, उनके पास भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, और उनको भी मौका जरूर देंगे कि वो भी अविनाश सर से कुछ पूछें, जो भी दर्शकों की डिमांड है या जो भी उनके क्वेश्चन है। ज्ञान सर, वेलकम है आपका। थैंक यू गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद करता हूँ। अविनाश जी, काफी अच्छा लगा मुझे आपकी स्टोरी सुन के। अंकुर जी ने भी अभी बहुत अपने बारे में काफी कुछ बताया। एक्चुअली में मैंने तो देखा जाए तो गुरुजी की गाइडलाइन से अविनाश जी और अंकुर से के साथ में हमेशा सर ग्राउंड में भी हम लोगों ने काम किया है, और हर चीजें सर के बारे में मैं लगभग जानता ही हूँ। अभी एक्चुअली में पैनल में सर एक राहुल जी करके सर थे, उनका एक क्वेश्चन था, मैं उन्हीं का क्वेश्चन जरूर अविनाश जी को बताना की कोशिश करूंगा। अविनाश जी, अभी जैसे आपने बताया कि शुरुआती दौर में पापा की स्थिति भी, मतलब आपकी घरेलू स्थिति बहुत डाउन थी, और ट्यूशन चला के आप अपने घर चला रहे थे। एसलीपीएस में आने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज होती है शुरुआती दौर में, जब हम लोग इस काम को करते हैं तो शुरुआती दौर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि टॉपाज रैंक तक पहुंचते पहुंचते टीम को मैनेज करना। और आपके पास तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अंकुर जी भी आपके साथ में थे, तो उनका भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, क्योंकि घर से थे, प्रॉब्लम्स थी वहां पे भी। तो अंकुर जी की भी टीम को मैनेज करना, उनकी टीम को फाइनेंशियली मैनेज करना, क्योंकि आपका भी बिजनेस था वहां पे भी मैनेज करना। तो सर शुरुआती दौर में आपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हुए भी कैसे आपने बिजनेस को मैनेज किया सर? मैं जरूर जानना चाहता हूँ, सर का क्वेश्चन है। और ये कई लोगों का क्वेश्चन होता है सर कि शुरुआती दौर में कई लोगों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कैसे अपने बिजनेस को मेंटेन करें? क्योंकि कई लोग होते हैं जो किसी से डिमांड करने लगते हैं, कभी अपलाइन से, कभी डाउनलाइन से, इस तरीके से, और कई लोग तो बिजनेस छोड़ देते हैं सर। तो ये परिस्थिति आपने कैसे मैनेज किया, अविनाश जी? जी गुरुजी, और इतनी समस्याएं थी सर, तो आपको जो बिजनेस के अंदर जो दिक्कतें चल रही थी, या जो मैनेज की बात हो रही है, मैं बताना चाहूंगा कि शुरू से जब मैं इस बिजनेस में आया ना, तो बिजनेस को मैं ये मान के नहीं किया कि अपलाइन या डाउनलाइन का है। क्योंकि जब इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, और आधे पैसे देने के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली बार मैं गया था जैसलमेर के अंदर ट्रेनिंग लेने। और वो भी मुझे जब सर बोल के, मतलब झूठ बोल के लेके गया था कि चलो घुमा के लाते हैं जैसलमेर, तुम देख लो
और अगर समझ में आए तो ठीक, ना तो फिर तो जो पैसा 4,000 दिए थे, क्योंकि हमने हाफ पेमेंट दे के ही मैं पहली ट्रेनिंग गया था दिशा ट्रेनिंग उस समय। तो वहां जब देखा सर ने, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ से जब इतने सारे लोग अपना चेक दिखा रहे हैं, चीजें दिखा रहे हैं, तो बड़ा तो बहुत कुछ हुआ है, बस हमें वो समझने की जरूरत है। जब मैं आया सर, तो फिर ये बिजनेस को मैं अपना मान के किया। मैंने इस पे ये डाउट नहीं किया कि मेरी यहाँ से जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर शायद गुरुजी ये डाउट हुआ होता तो 2013 में मैं ये जो कहानी आपके सामने बयां कर रहा हूँ 2013 की है सर, ठीक है। 2013 में डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री किया था, और स्केलेपिस वेलनेस में हमारी एंट्री 2016 लास्ट में हुई थी, और वर्किंग हमारा 2017 से था। तो जब समस्या आई सर, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि मैंने कभी भी या अपलाइन से, मैं या सभी लोग आप यहाँ गुरुजी मौजूद है, कभी हाथ फैला के मैंने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि जब बिजनेस में हम दूसरे से मांगते हैं सर ना, तो जब वो पैसा दूसरा कोई दे देता हमें, ठीक है, तो फिर हम उसी की कदर नहीं करते। मैंने देखा है सर, इतने सारे लोगों ने हेल्प लेके धंधा डेवलप किया है, वो लोग आज एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचे। तो मैं दो चीजें और रखना चाहूंगा सर कि जब हम लोग ने डायरेक्ट सेलिंग 2013 में शुरू किया था, तो शुरू के दौरान तो कुछ कोचिंग पढ़ा रहा था, तो उस समय पैसे मैनेज करना आसान था मेरे लिए। लेकिन 2014 में जब मेरा सेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो 2014 में जुलाई के बाद जब हम लोग फुल टाइम इस बिजनेस में आ गए, तो मैंने कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया। तो जो भी पैसे आते वो भी हाथ से निकल गए, ठीक। इसके अलावा जो हम बीएचयू था वो भी हमने छोड़ दिया। तो अंकुर सर ने जैसा बताया गुरुजी कि घर पे जब पता चला तो बहुत सारी झंझटें हुई पिताजी के, और परिवार में हमारे बहुत सारे बातचीत ऐसे हुए। लेकिन उस दौरान भी जब हमने बीएचयू ग्रेजुएशन के दौरान जब छोड़ा था, और उसके बीच एक छोटी सी घटना डालना चाहूँ, मुझे याद आ गई कि जब ग्रेजुएशन का हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट होकर जब छुट्टी हुई थी, तो हम अमित गुरुजी, आदित्य गुरुजी, एक गंगेश जी थे, और भी एक गुरु, हम लोगों ने सर सामने घाट में एक रूम लिया था। हम लोग छुट्टी में सर घर नहीं गए थे, ये बीच में आपको बताना चाहूंगा, मैं घर नहीं गया था उस समय भी। सामने घाट में हमने रूम लेकर के बेकार सा रूम, जिसमें हम लोग सोए थे, तो बरसात के समय में एक दिन उठे तो आधा उसमें पानी भर चुका था, गंदगियां भर चुकी थी। तो इस कंडीशन में बिना घर पे बताए उस समय वहां पे मैं रूम लेकर के हम सभी लोग रहे, लोगों को बुला बुला हम प्लान करते थे, ठीक है। लेकिन थर्ड ईयर के बाद जब मैं छोड़ भी दिया सब कुछ, तो पैसे की जब दिक्कत आई, तो पैसे को लेकर के ये पूरी कोशिश होती थी कि किसी तरह मैनेज किया जाए। मैंने जैसे मेरी मम्मी जो है थोड़ा सहारा चल रहा था पहले उस समय, तो उसमें एजेंट थी, तो कुछ पैसे कमाती थी उस समय, थोड़ा बहुत आता था, और थोड़ा बहुत जो खर्चे के मिलते थे जब तक पापा को नहीं पता था। क्योंकि एक चीज मैंने देखी है सर कि दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो आपको घर वाले खर्चा देंगे। अगर आपने बोल दिया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग में काम तो दे रहे थे, तो वो भी की जगह पे आपको ताना देंगे सर, ठीक है। पैसे तो नहीं मिलेंगे, ताने आपको मिलते हैं। ऐसा मैंने खुद अपने घर में देखा। तो उसकी पैसे नहीं मिल रहे से जो भी 500,000 बनते थे सर, उसको हमने मैनेज किया, कुछ मम्मी से लेकर के मैनेज किया, ठीक है। और मैं कहता हूं सर कि एक टाइम खा के भी हमने मैनेज किया बिजनेस के अंदर। और ये सब चली तो 3.5 साल का जो संघर्ष रहा हमारा, तो 3.5 साल के बाद जब स्थितियां इतनी बुरी हो गई सर कि जब करते करते बहुत बड़ा कुछ नहीं दिख रहा था, तो एक बात जरूर कहूंगा सर कि एक मैं कई बार अमित दुबे सर को फोन करके रोया, क्योंकि उस समय सर अमित दुबे सर ही मुझे लेकर के आए थे इस बिजनेस में, और गुरु जी ही की मां को देख करके, क्योंकि अमित सर ने ही जब पढ़ाई छोड़ी तो हमने इनको देख करके पढ़ाई छोड़ी, आदित्य सर ने पढ़ाई छोड़ी तो मैंने ही लोग को देख करके पढ़ाई भी छोड़ी थी। तो कई बार मैं अमित दुबे सर को 2015-16 की बात है सर, मैं इनको फोन करके 3 बार 4 बार ऐसा होगा मैं रोया होगा, गुरुजी नहीं कुछ समझ में आ रहा है और अब हमें बैक हो जाना चाहिए सर, क्योंकि जो पैसे की दिक्कत है सर ना, क्योंकि एक समय में सर ऐसा था कि थोड़ी बहुत लाइफ पटरी पे आ चुकी थी, क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ा के कुछ पैसा कमा ले रहा था। अभी तो पोजीशन ही है सर की कोचिंग भी छोड़ दी, बीएचयू एमएससी भी छोड़ दी, हम लोगों ने ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया। इसके अलावा सर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पोजीशन इतनी खराब है सर कि तेल भरवाने तक के गाड़ी पैसे नहीं थे हमारे पास। जब ऐसा होता था सर, और एक टाइम खाने तक के पैसे नहीं होते थे, तो उस समय सर मैं दुबे सर को कॉल करके, क्योंकि मैं गाजीपुर में था, तो मैंने दुबे सर को फोन करके लगा रोने की, गुरुजी नहीं कुछ हो रहा है सर, मुझे लगता है कि बैक हो जाना चाहिए, अभी भी कुछ बिगड़ा। याद होगा कि उस समय अमित सर का भी बहुत अच्छा इनकम नहीं था, अमित सर का भी ऐसा नहीं मैं कह सकता कि अमित गुरुजी लाखों रुपए में थे, नहीं, गुरुजी का भी बहुत कम इनकम था और हम लोग की तो थी नहीं। तो उस समय ऐसा एक बार हुआ, तो सर कहा कि अविनाश होगा 3 से 5 साल टिकने का होगा। तो सर को मैं बहुत बहुत आज कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि अगर अमित सर ने मुझे समय सहारा नहीं दिया होगा तो शायद मैं इस बिजनेस से बैक हो गया होगा। और उन्होंने कई बार, अब कुछ लोग को मैं इसे यही कहना चाहूंगा इस चीज से कि जब भी दिक्कत है दोस्तों तो अपने अप्लायंस से जरूर बात करें। और अमित सर ने बार बार बोला कि अविनाश जी आज नहीं कल सही होगा, 3 साल 2 सही होगा, सही होगा। और करते करते सर फिर एक शिव कुमार सर का डायमंडशिप पड़ा 2016 में, उस समय भी मैं बात किया सर से, क्योंकि 3 साल छोड़े हो चुका था सब कुछ, 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है। तो सर ने 2016 में बोला कि डायमंडशिप के बाद फिर कुछ होगा अविनाश, आप टेंशन ना लो। हमने उस समय भी जान लगाया, लेकिन
कहते सर ने कि 2016 लास्ट जाते जाते इतनी खराब स्थिति हो गई कि किसी कारणवश हमें उस पुरानी इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा जहां पे मैं काम कर रहा था। और फिर 2016 लास्ट में हमने, ठीक है, स्क्लेपियस वेलनेस में कदम रखा और यहाँ भी मुझे अमित गुरुजी ही लेके आए। और जब 2016 लास्ट में कदम रखा, 2017 से मैंने शुरुआत की, तो उस समय जब प्लान हमने स्क्लेपियस का देखा तो मुझे भी लगा कि यार तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो 2:1 का कंसेप्ट है, बढ़िया बिजनेस निकल जाएगा। और एक तरफ तो मेरा बिजनेस चल ही रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं है, करते हैं यहाँ पे। लेकिन कहते हैं ना सर कि जब मैं स्क्लेपियस में आया था तो पुरानी संस्था में से, तो मेरे जो दूसरे लेग में कुछ बंदे थे वो कुछ इधर उधर कर दिए टीम में, जिसकी वजह से उस साइड की कुछ टीम मेरे साथ नहीं आई। तो मेरा सिर्फ एक ही लेग यहाँ भी आया। यही मेरा पे अंकुर सर की जो टीम थी वो बोनस में मैंने डाली। इंसेंटिव की पोजीशन ये रही सर कि मेरे साथ एक बंदा शुरू किया था, संजय कुशवाहा। उसके बाद ये पोजीशन हो गई सर कि मैं स्क्लेपियस वेलनेस में आया, 3.5 पौने 4 साल संघर्ष करके रो धो के आने के बाद भी ये पोजीशन हो गई सर कि मैं 8 महीने तक इस बिजनेस में सिल्वर रैंक पे खड़ा था। मेरा सिल्वर भी सर यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ब्रोंज बना। ब्रोंज बनने के बाद पोजीशन एकदम कोई आ ही नहीं रहा सर, कोई जुड़ ही नहीं रहा था। मैं समझा रहा था, पता नहीं काम नहीं। मैं 1 लेग चल रहा था, अंकुर सर का 1 लेग चल रहा था और लगभग 5-6 महीना बीत चुके थे। अंकुर सर आपके इमरल्ड होने वाले थे सर, विनोद जायसवाल जी और एक हमारे टीम में और थे कृष्णा गोंड जी, ये लोग गोल्ड हो चुके थे, प्लेटिनम होने वाले थे। और अविनाश कुमार गुप्ता सबका अपलाइन था और ये ब्रोंज पे खड़ा था सर। उस समय फिर मैंने सर को फोन लगाया और सर को यही बोला कि सर 6 महीना बीत गए, 1 लेग फिर नहीं चल रहा है, वहां तो चल ही नहीं रहा था, यहाँ तो वो भी नहीं चल रहा है। तो अब मुझे लगता है सर कि वो कोचिंग वाला मेरा बढ़िया था। अभी भी अगर आप आदेश दे तो मैं पीछे हो जाऊं और 2-4 महीना पढ़ के फिर अभी कुछ बिगड़ा नहीं, जितनी नहीं कि हम एमएससी नहीं कर सकते और इतनी नहीं बिगड़ी है कि हम कोचिंग दोबारा नहीं पढ़ा सकते। और अंकुर सर कर रहे सर, आप इनका सपोर्ट करें। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता भी होगा, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। फिर बड़ी मेहनत पे फिर सर ने मुझे समझाया तो फिर मैं लगा, बिना पैसे का थोड़ा बहुत गाड़ी में तेल डाल करके। तो मैंने एक बंदे को पीछे प्लान दिया, तो उसने रजिस्ट्रेशन कराया, डीडी नहीं दिया। और उस समय का जलवा का पहला शो हो रहा था स्क्लेपियस का, इसमें 500 रुपए का टिकट था। तो उस टिकट में जब एक मेरे पीछे के थे अमित जी, उन्होंने उनका भाई पंकज और अमित मेरे साथ ज्वाइन किया। उन्होंने बोला कि हमारे एक मित्र है जो नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ किया है, जोड़ने जाने वाला काम। हमने कहा बताइए सर कहाँ पे चलूं, को प्लान दे। तो उनको जब उन्होंने बताया यहाँ नहीं है, वो कौसाम्बी रहता है। हमने कहा सर तो कैसे करेंगे। कौसाम्बी मेरे को पता नहीं था सर कि कहाँ पे है, क्योंकि कौसाम्बी हमने दिल्ली का तो सुना था, लेकिन कौसाम्बी हमने कभी इलाहाबाद क्या गई मैंने नहीं सुना था कभी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अविनाश जी कि आप कौसाम्बी, हमारे 2 मित्र, मैं बात कर लेता हूँ कि चीज काम बढ़िया है, उनके पास सर्किल अच्छा है, तो मरता क्या नहीं करता। तो सर ने समझाया था तो मैं कुछ उत्साहित हुआ, मैंने कहा चलो। लेकिन जब हमारा शो में जाने से 2 दिन पहले मुझे पता चला, वो बोले सर कि हम तो चलेंगे जरूर, तो ना ही हम ट्रेन का टिकट कटाएंगे, ना ही हम शो का 500 रुपया दें, अगर आप मैनेज करो तो हम चले। तो ये चीज हमको अमित सर ने फिर बताई, वो जो अमित और पंकज जी जो 2 लोग हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराए थे। मैंने कोई बात नहीं सर, हम पैसा देंगे, आप चलिए। मैंने मम्मी से पैसा लिया और ले करके सर मैंने उनका आने जाने का रिजर्वेशन स्लीपर में और प्लस मैंने टिकट लेके जब दिखाया शो, तो सर शो से आते से बहुत मोटिवेट थे वो। लेकिन आने के बाद वो कौसाम्बी उतर गए, मैंने इलाहाबाद में उतरे, कौसाम्बी जब मैं गाजीपुर आ गया। अच्छा, जो अमित पंकज जुड़े थे सर, वो लोग की मिठाई की दुकान खुल गई। अब वो बंदा जा ही ना कौसाम्बी, जहाँ पे मैं पैसा लगा चुका हूँ, और मैं अब नहीं जा रहा। तो मुझे पूरा दिन याद सर कि मैंने उसका नंबर लिया। 4-5 दिन बाद मैंने आदित्य को, वहां पे जो 2 बंदे थे उनका नाम आदित्य और अल्ताफ था, उनको मैंने फोन किया कि अल्ताफ सर मैं आप मेरे साथ प्रोग्राम में गए थे सर, तो कैसा लगा। बहुत अच्छा सर, तो बोला था ये। तो मैंने कहा सर बताइए कैसे आना आप यहाँ, तो अमित जी पंकज जी बीजी, मैं कैसे आ जाऊँ। तो उन्होंने बताया कि आप ट्रेन पकड़िए, इलाहाबाद आइए, इलाहाबाद से बस अड्डे आइए, वहां से सैनी सिराथू के लिए बस मिलेगी, आप पकड़ के आप आ जाइएगा, मैं आपको रिसीव करूंगा। सर मैं पहुंचा और ये मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि पैसे की स्थिति इतनी खराब थी कि शो से भी आए थे, जो कि मम्मी के भी लगा दिए। मैं जर्नल का टिकट कटा करके, मैं और संजय कुशवाहा एक हमारे डाउनलाइन है, हम जर्नल का टिकट कटा करके स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में जो गाजीपुर से 11 बजे इलाहाबाद के लिए निकलती है, कहीं से आती है, उसको मैं खड़ा होकर के, और जो 73 नंबर सीट की बात हम गुरुजी बार बार करते हैं, वहीं पे खड़ा होकर के बाथरूम के बगल में और मोहनी चाय पत्ती के झोला में कुछ प्रोडक्ट लेकर के, जो उधर से ऑर्डर मिला था हम लोगों को, पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ ऑर्डर मिला था। तो मोहनी चाय पत्ती के झोला में कुछ प्रोडक्ट रख करके हम और संजय कुशवाहा जी ट्रेन में चढ़े, और ट्रेन में चढ़ करके हम लोग पूरा खड़ा गाजीपुर से 6 घंटा में, लगभग वो सर इलाहाबाद पहुंचे, 6 घंटा हम बाथरूम के पास सर टेक लगा के खड़े रह गए। और फिर हम उतरे सर, उस बात का गम नहीं था कि हम खड़े हैं, बस इस बात की खुशी थी कि अगर इन बंदों से बिजनेस उठ गया तो हम, एक बोनस चल रहा है इंसेंटिव, एक बंदा मेरे को चाहिए काम करने वाला, मिल गया सर तो खींच लेंगे, बस इस समय चला गया जी। अविनाश जी हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारे व्यूअर्स बस इतना जानना चाह रहे थे कि सर आपने
जब पैसे की दिक्कत थी तो आपने क्या कभी अप्लायंस से या किसी से आपने डिमांड किया था क्या? नहीं सर, मैंने सर जो हुआ सर, मैंने आपको बता, जो 1500 बनते उससे बाकी सर मैंने परिवार से, मम्मी से मैं लेता था, ठीक है, परिवार में मैं मम्मी से लेकर के काम चलाया सर, जो भी कहा। बाकी मैंने सर किसी और से अप्लायंस इसलिए नहीं मांगा सर, क्योंकि क्या होता है कि अप्लायंस से मांग लेने पर मुझे कभी ऐसा मुझे खुद फील हुआ जब जिसने मेरे से मांगा कि अप्लायंस से मांगने के बाद लोग सर काम नहीं करते। अप्लायंस से मांग के गया, हुआ नहीं हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैक्सिमम यही रीजन रहा सर कि मैंने नहीं मांगा, क्योंकि अगर मैं मांग के किया होता अप्लायंस तो शायद मैं इस जगह पर नहीं होता, और मेरे अनसक्सेस का कारण वही होता, क्योंकि जिनकी मदद की गई है सर ना, वो लोग आज सक्सेसफुल नहीं है। जी गुरुजी। जी बिल्कुल, मुझे 100% भरोसा है सर कि आपके गाइडलाइन से हमारे सारे व्यूवर्स को ये गाइडलाइन जरूर मिल गया होगा कि जब तक हम पैसा किसी से दूसरे से लेते हैं तो हमारी आदतें, हमारी हैबिट मांगने की हो जाती हैं, और जीवन में हम कभी भी स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। और आपने कभी भी मांगा नहीं, आपने मांगने की हैबिट्स नहीं डेवलप किया, क्योंकि एक बार मिल जाता तो कई बार उम्मीदें जुड़ जाती है कि सर मुझे एक बार और मिले, एक बार और मिले, और वो आपकी मतलब कहीं ना कहीं अनसक्सेस का बहुत बड़ा रीजन रहा। बहुत अच्छा लगा अविनाश जी आपने बताया। मैं अभी एक और व्यूवर्स से, अभिषेक जी, उनका एक क्वेश्चन था अंकुर जी से कि अंकुर जी, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है और अभी आप जैसे बता रहे थे कि सर आप जब मार्केट में जाते थे तो लोग आपको बच्चा बोलते थे, और आपने बहुत सारा प्लान किया, उसमें से बहुत कम लोग आए। तो आपने जो टीम, जो जिन लोगों को जब आप प्लान देने जाते थे, तो एक बच्चे होने के बाद कैसे आपने मैनेज किया? दूसरा, जब आपके पास जैसे एसलीपीएस आने के बाद आज आपके पास एक टीम हो चुकी है, आपके टीम में बहुत सारे मेच्योर पर्सन भी हैं, काफी सारे एजेड लोग भी हैं, तो उनको ट्रेनिंग्स है, उनको एजुकेशन है, और ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर पाते हैं अंकुर जी? जी गुरु जी, और गुरु जी आपकी ये बातें सुन करके मुझे आज मन ही मन थोड़ा सा मतलब मुस्कुराहट भी आ रही थी कि जिस तरीके से मैंने सब शुरुआत करी थी सर, ये बिल्कुल आपने जो बताया सर, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी हमारे सामने कि मैं मेच्योर दिखता नहीं था। तो मेरे गुरुजी थे आदित्य सर, जिनके शुरुआती दौर में जिनके साथ मैंने काम किया, तो उन्होंने एक बात मेरे से बोली, अंकुर तुम्हें इस बिजनेस में अगर लोग तुम्हारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो तुम्हें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या डेवलप करना पड़ेगा? बोला बोलने का तरीका, ये सब चीजों का तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा। गुरुजी एक फनी स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहूंगा। मुझे जिसमें पतला दुबला सा था, बच्चे जैसा लगता था, तो एक सूट हमने सिलवा दिया था, थोड़ा पैसे आ गए थे तो सूट सिलवा लिया था मैंने, और सूट सिलवा करके ताकि मैं मोटा दिखूं या फिर ऐसा दिखूं, तो मुझे आज भी याद है अंदर में 2 टी-शर्ट पहना करता था। वो मोटे मोटे से 2 टी-शर्ट हुआ करते थे, उसके बाद से शर्ट पहन करके टाई लगा लेते थे। उसके बाद जो था ये बॉडी वगैरह थोड़ा सा मतलब दिखता था, लगता था कि फूला हुआ है। और उसके बाद फिर जब हम किसी के सामने जाते थे तब भी लोग मानते थे, कई लोग बातों को नहीं मानते थे। तकलीफें तो सर बहुत सारी रही, और लोग बस यही कहते थे कि भाई तुम कर लो, तुम्हारे उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं, तुम्हारी उम्र में लोग जब माँ बाप के ऊपर डिपेंड होते हैं, तुम बोल रहे हो करोड़ों कमाओगे, लाखों कमाओगे। एक बार की बात है सर, मैं एक व्यक्ति के सामने गया था साइकिल से, और जब मैं साइकिल से उसके इधर गया प्लान देने कि भाई ऐसा ऐसा बिजनेस है, लाखों रुपए कमाओगे, 40 लाख रुपए कमा लोगे 1 साल में, तो उस व्यक्ति ने एक बात बोली कि बेटा अंकुर 40 लाख 1 साल में कमाने वाला बंदा साइकिल से नहीं चलता। जब उसने ये बात बोली तो बड़ी मेरे को बात लगी कि यार मैं साइकिल से आया हूँ, इसलिए व्यक्ति शायद मेरे साथ नहीं जुड़ा है, और इसकी सही बात है, जो करोड़ों का काम कर रहा है वो साइकिल से थोड़ी ना चलेगा। तो उस दिन से फिर मैंने अपने साइकिल को भी साइड में कर दिया। मैंने बोला यार साइकिल से चलने के बाद शायद लोग हमें जज कर रहे हैं, करोड़ों कमाने वाला साइकिल से चलता हो ना हो, लेकिन करोड़ों कमाने वाला पैदल चलता। तो फिर वहां से गुरुजी एक बात हुई है कि स्टार्टअप हुआ, फिर वहां से मैं ऑटो वगैरह करके, टैक्सी वगैरह में करके, जो भी हमारे गाजीपुर में अवेलेबल था, 10 रुपए 20 रुपए दे करके किसी तरीके से हम उसकी तरफ पहुंचा करते थे। और अगर किसी की, उन दिनों तो किसी की बाइक हुआ नहीं करती थी, क्योंकि हम जिनके साथ ज्वाइन करके काम कर रहे थे उनके पास भी बाइक नहीं थी, और हमारे डाउनलाइनों के पास भी किसी की बाइक नहीं थी, साइकिल से ही सबकी शुरुआत हुई। तो किसी तरीके से करके सर हम लोगों की तरफ पहुंचा करते थे, लोगों को बताया करते थे। हाँ, एक मैं बात में जरूर शेयर करना चाहूंगा, हमारे गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई, आप लोगों के जरिए भी गुरुजी बहुत सारी बातें सीखने को मिली। उसमें मुझे एक बात याद है आज भी, सर लोगों के द्वारा ये बताया गया कि अंकुर इंसान की ड्रेसिंग सेंस और इंसान के बात करने का तरीका, इंसान की मेच्योरिटी जो होती है वो इंसान की उम्र को छिपा देती है। इंसान की मेच्योरिटी इंसान की उम्र को छिपा देती है। तुम्हारी उम्र भले से 20 की है, लेकिन तुम्हें बातें ऐसी करनी पड़ेंगी कि तुम्हारी उम्र 40 की लगे। मतलब जो तुम्हारी बातें होनी चाहिए वो 40-45 वाले की एज की होनी चाहिए। तो मैंने बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी लोगों ने बोला बेटा सीखना पड़ेगा। और गुरुजी मुझे आज भी याद है, मैंने शायद इस इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो मैं ना देखता था। जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं जरूर वीडियो देखता था।
कभी किसी का वीडियो, कभी किसी का वीडियो। मैं अक्सर गूगल वगैरह पे सर्च करता रहता था, यूट्यूब पे, कि मैच्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए, अपने बॉडी में मैच्योरिटी लेवल कैसे आएगी, ये सारी चीजें मैं सर्च करता रहता था और सीखा मैंने। और सीखने के बाद गुरुजी मैंने करना शुरू किया। लोग तमाम तरीके की बातें बोला करते थे, लेकिन फिर जब धीरे धीरे एक हमारे साथ जुड़े विनोद प्रसाद जायसवाल जी, जो कि मेरे से मैच्योर थे, मेरे से ज्यादा एज के थे, तो जब वो मेरे साथ जुड़े तो मैं उनको आगे कर दिया करता था। और ये मेरा प्रमोशन करते थे, ये मेरे को गुरुजी बोलते थे, ये मेरे को सर बोलते थे, तो सामने वाला हंसता था कि यार एक 40 साल 45 साल का व्यक्ति एक 20-22 साल के लड़के को गुरुजी बोल रहा है। तो वहां पे भी दिक्कतें आती थी। वेन्यू वगैरह हम लोग शुरू किए, तो वेन्यू वगैरह में जब कोई आता था तो लोग यहाँ तक भी हमें बोला करते थे, हमें थर्ड पार्टी से सुनने में आता था, यार ये तो बच्चों का बिजनेस है, ये तो बच्चों का काम है, इसमें हम लोग थोड़ी ना इस काम को करेंगे। और किसी तरीके से गुरुजी वो एक वक्त था, करते चले गए। बस हमने एक ही चीज सीखी सर, कि अगर आपके पास किसी चीज की कमी है तो उसकी अपोजिट जो आपके पास है वो आप एफर्ट अपना बढ़ा दो उसके प्रति। हमारे पास मैच्योरिटी की कमी थी, लेकिन गुरुजी हमारे पास स्ट्रेंथ था, स्टेमिना था, हमारे अंदर जुनून था कुछ करने का। हम सुबह 8 बजे निकल जाते थे, आज भी मुझे याद है, सुबह 8 बजे मैं निकल जाता था और रात के 12-1 बज जाए, 11 बज जाए, जो बज जाए, हम तभी घर में आते थे। दिन में आज तक का रिकॉर्ड रहा सर, जब तक मैंने ग्राउंड पे काम किया मैं कभी घर नहीं गया। सुबह अगर निकला तो रात नहीं आता था। और मेरे इस मतलब स्ट्रगल को देख करके बहुत सारे लोग मेरे को बुला बुला के ज्वाइन करने लगे कि चल यार तू इतने दिन से लगा है, तेरा कुछ अच्छा हो रहा है, तभी तेरे साथ अच्छे काम हो रहे हैं, हम तेरे साथ शुरुआत करते हैं। तो ऐसा करते करते फिर गुरुजी को ज्वाइनिंग आई, फिर काम बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर अच्छा हो गया। आज मतलब जितने भी आपकी टीम में सीनियर्स लोग हैं वो आपकी बातों को, अपनी ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छी तरह ले रहे हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल। आज तो सर सारे लोग मानते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि लोग नहीं माना करते। बहुत अच्छा लगा अंकुर जी। और आप, मुझे याद है कि आपने बोलते, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे अंदर जो कमियां हैं ना, उनको अगर हम अपनी ताकत बना लें और उस ताकत को हम प्रेजेंट करें। और मुझे याद है, मैंने कहीं सुना था कि आप जब मार्केट में जब आप जाते थे ट्रेनिंग्स में, तो आप बताते थे कि अगर मैं बच्चा हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप बड़े होके 100% कर सकते हैं। और आपने उस कमियों को अपनी ताकत बनाई, बहुत अच्छा लगा। सर, हमारे बीच में एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी मिस्टर अवधेश नारायण सर हैं, और मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर भी इस पैनल में आए और आपसे कुछ जो भी उनके सवाल हैं। अवधेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रियली आज का जो ये लाइव सेशन चल रहा है डायमंड्स के साथ बात करने का, तो मुझे भी आज पहली बार अविनाश और अंकुर जी की रियल स्टोरी पता चली है। क्योंकि अक्सर हम एक पक्ष देखते हैं कि ये व्यक्ति सक्सेस है, लेकिन रियल में आज अविनाश सर को सुन के ऐसा लगा कि 100% सफलता उसकी तय होती है, जो कहीं ना कहीं संघर्ष करके आगे बढ़ता है। तो इसी कड़ी में मुझे एक बात याद आ गई अविनाश जी की। ये बता रहे हैं 2017 में हमने काम शुरू कर दिया था। लगभग 2017 के कुछ महीनों बाद ही अविनाश सर का मुझे फोन आया था और अविनाश जी ने मुझे बोला था कि सर आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, और गुरुजी का शायद आपको आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो वो दिन भी मुझे याद है। और आज का दिन है आफ्टर 3 इयर्स, यानी मात्र 3 साल ही हुए हैं उस समय को बीते हुए, जहाँ पे अंकुर जी बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे और फ्रस्ट्रेटेड थे कि यार रियल में बिजनेस होगा नहीं होगा, काम होगा नहीं होगा। और एक व्यक्ति को ये देख रहे थे जहाँ पे बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही थी और इनकी खुद की नहीं आ रही थी। तो एक वो स्टोरी इनकी थी और आज इन्होंने आज ये सक्सेस हासिल करी है। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आज ये जो सक्सेस इनकी आई है और वो वक्त जब इन्होंने मुझे कॉल किया था, आज कैसा ये डिफरेंसेस देखते हैं उस वक्त और आज के वक्त में, क्या ऐसा इन्होंने किया कि इन 3 सालों के अंदर में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करके करोड़पति इतनी कम उम्र में ये बन पाए हैं। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि कुछ ये बताएं उस बारे में। बिल्कुल गुरुजी। तो उस समय तो जब स्टार्टअप था तो 2017 जो आपसे बातचीत हुई थी, तो वाकई सर बिजनेस मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि 8 महीने मुझे लग गए सिल्वर बनने में, और जमुना प्रसाद मौर्य जी की ज्वाइनिंग के बाद मैं सिल्वर बना था सर। तो उसके बाद जब स्टार्टअप हुआ तो उस समय बिजनेस स्लो चल रहा था, क्योंकि मैं बिजनेस उस समय जब करना शुरू किया तो मुझे लगा कि जिसका सपोर्ट अपलाइन करता है ना सर, वही तेज बढ़ता है। ठीक है, या तो अपलाइन की तरफ से ज्यादा बंदे मिल जाते हैं, या तो अपलाइन एक तरफ से ज्यादा सपोर्ट कर देता है। लेकिन ये जब तक मेरे मन में प्रश्न था कि अपलाइन की वजह से धंधा चल रहा है, ठीक है, अपलाइन सपोर्ट उनको ज्यादा, कि अपलाइन से सबको बराबर देख रहा है, ये बात मुझे उस समय दिमाग में नहीं थी। ठीक है, तो जब इस चीज को मुझे समझ में आया कि नहीं, अपलाइन तो सर अपना रोल निभा ही रहा है, हम अपना रोल नहीं निभा रहे। अगर धंधा खराब है या धंधा बढ़िया है, ठीक है, तो अगर खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपना रोल नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि अपलाइन तो जो करना वो करेगा ही सर।
ठीक है, अपलाइन कभी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई बच्चा फेल हो, ठीक है। लेकिन उस समय मेरे को लगता था कि सपोर्ट कम अपलाइन का, मुझे मुझ पर ध्यान कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अमित सर का, शिव कुमार सर का पूरा मेरे को ध्यान था, हमारे सभी गुरुजी लोग का पूरा ध्यान था। तो उसके बाद सर मैंने अपने ऊपर लेकर के बिजनेस को 100% फिर इसमें एफर्ट लगाया, फिर पूरी जोर झोंकी सर। फिर मैं ये देखना बंद कर, क्योंकि मैं उस समय जो सबसे ज्यादा परेशान हुआ था इस चीज को लेकर के कि सर मैं अभी गोल्ड बना, सर देखिए वो टोपाज बन गया, सर मैं अभी इमरल्ड बना हूँ, सर मेरे साथ शुरू किया, सर रूबी स्टार बन गया सर। तो और मैं सर को मैसेज भी लिख के डाल देता था कि देखिए सर तो मेरे साथ वाला सर ये हमसे तेज निकल रहा है। तो ये सब चीजें रही, लेकिन ये मैं जब तक देखता रहा तब तक मेरा धंधा खराब था, ठीक है। और बार बार मैं अमित सर को मैसेज करता था कि देखिए सर ये मेरे बराबरी में शुरू किया था सर, मैं टोपाज ये सफायर हो गया, ठीक है सर, ये गलत हो रहा है सर, मेरे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है सर। तो ये सब बचपना वाली हरकतें जो आज मुझे लगती है जो मैं किया करता था। पहले अविनाश जी का होता था कि इनके साथ का कोलाइन जब टोपाज बन जाता और अविनाश जी पीछे रहते तो इनका मैसेज जरूर आता और एक बार निगेटिव जरूर होते। फिर इनके साथ का बंदा कोई अगर सफायर बन जाए तो अविनाश जी एक बार निगेटिव जरूर हो जाते थे, और उस समय में फिर इन्हें बैठा के 1 आध घंटे समझाना पड़ता था, उसके बाद फिर इनका माइंड फ्रेश होता था। और मैं रियल बताऊं अविनाश जी, ये आपकी कमी नहीं है। एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के बाद ये सिर्फ ना, आप बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। ये एक्चुअल लोगों के अंदर ऐसी भावना ही होती है, और ये भावना इसलिए भी है क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बिजनेस किसी और की वजह से हो जाए। इंसान खुद पे कम भरोसा करता है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, और एक्चुअली ये होता है। लोगों को लगता है कि मेरा बिजनेस जो है वो अपलाइन की वजह से ज्यादा अच्छा चल जाएगा और शायद मैं कमजोर हूँ। जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है बिजनेस का बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। और अभी अविनाश जी आगे बताएंगे भी। मुझे लगता है यही वजह है कि एक पल के बाद फिर ऐसा हुआ कि अविनाश जी का कहीं कॉल नहीं आता था। जब भी मैं फोन करता हूँ तो अविनाश जी बोलते हैं नहीं गुरुजी मजा आ रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में सब कुछ सही हो रहा है। तो मतलब एकाएक ये जो परिवर्तन हुआ, इसके पीछे वो सोच जो है सर, परिवर्तन तो खैर हुआ है, लेकिन वो जो थॉट प्रोसेस जो आपने बदला अपना, वो कैसे आपने डायनेमिकली कैसे चेंज किया, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि एकदम से डिस्टर्ब होना वो माइंडसेट, बल्कि अंकुर जी का ऐसा नहीं था। अंकुर जी बार बार बोलते थे कि अरे सर क्या करें, अपना होगा, लेकिन वो माइंडसेट आपने चेंज कैसे किया। बहुत सारे, मैं भी बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे टोपाज होंगे, बहुत सारे रूबी स्टार होंगे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जो आज भी इसी बात को लेके निगेटिव है। वो इसलिए परेशान नहीं मेरा बिजनेस खराब चल रहा है या उसको कैसे सही किया जाए, वो परेशान इसलिए है कि मेरे कोलाइन का बिजनेस मेरे से फास्ट क्यों चल रहा है। तो वो माइंडसेट से आप निकले कैसे? क्योंकि ये बार बार हमें भी याद है, हम आपको बताते थे, बार बार काउंसलिंग करते थे, सर इस माइंडसेट से निकलो। आपने अपने आप को निकाला कैसे उस माइंडसेट से? गुरुजी जब ये सब बात लगी तो आपको याद होगा, बार बार मैं जब आपको मैसेज करता तो आप मुझे समझाते थे। तो समझाने के दौरान क्या हुआ, जब एक बार हम लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, जब सभी लोग पहुंचे हुए थे, हम भी थे, अंकुर सर भी थे, और गुरुजी लोग महिपाल सर आए थे, शिव कुमार सर आए थे, गुरुजी आप आए थे, आदित्य सर आए थे, सब लोग बैठे। तो उस दिन मुझे लगभग 2018 की मीटिंग हुई थी, मुझे उम्मीद है। जब उस समय शुरुआती में बैठे तो उस समय इतना सब कुछ करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई। उस दिन बहुत सारे शिव कुमार सर ने समझाया, महिपाल सर ने समझाया, आपने समझाया। तो आपने एक ही बात उस समय रखी जो आपकी बात मुझे समझ में आ गई कि सर जब तक आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे धंधा कभी आपका बढ़िया नहीं चल सकता, आपको हमेशा शिकायतें रहेंगी। एक बार अपने ऊपर धंधा लेकर के करके देखो कि फिर तुमको समझ में आएगी कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है और तुम धंधे में क्या कर सकते हो। तो सर जब उस मीटिंग के बाद मुझे समझ में आ गई कि रोज रोज शिकायत करने से, क्योंकि एक दिक्कत होती है कि समस्या जो सर हमारे सामने के मतलब मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो सर एक तो सपोर्ट की न थॉट होने पर 24 घंटा दिमाग में नेगेटिव रहता था। मेरे नेगेटिविटी हमेशा भरी रहती, जबकि मैं अपना एफर्ट नहीं लगाता था। हम चाहते थे कि बस सर अगर हमने ये किया तो मेरा अपलाइन क्यों नहीं कर रहा, मेरे को यही दिक्कत थी कि अपलाइन क्यों नहीं कर रहा है। बस इस दिन से सर जब मैंने ये नेगेटिव थॉट को दिमाग से निकाला और मैंने यही सोचा कि देखो जो अपलाइन को करना वो करेगा, क्योंकि जब मुझे बात समझ में आ गई कि अपलाइन सब पे ठीक है तो मेरे ऊपर भी ध्यान दे रहा है। हो सकता है कि मेरा टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा हो, कि कभी कभी कुछ लोग का टाइम अभी नहीं आया होता है तो मेरा नहीं चल रहा हो, क्या पता मेरी मेहनत से मेरा टाइम बदल जाए, क्योंकि मेरे खुद के एफर्ट से मेरा बिजनेस बेहतर हो जाए। तो सर मैंने उस दिन के बाद से फिर आपको शिकायत करना 2018 के शुरुआत से बंद कर दिया, फिर मैसेज करना बंद कर दिया, और फिर मैं खुद के ऊपर फिर मेहनत करना शुरू किया, हर चीज में सीख करके करना शुरू किया, और दोनों लेग में हमने बिजनेस किया। ऐसा नहीं था सर कि सिर्फ मैं
अंक अपने इंसेंटिव वीक था तो मैंने वहां काम किया हो, या तो अंकुर सर का पावरफुल हो गया तो उसमें काम किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लैगों पे पूरा प्रॉपर ध्यान दिया हमने, और सर दोनों जगह मेहनत की मैंने, और बस ये दिमाग में रख लिया कि अगर बढ़ने को लिखा होगा तो 100% बढ़ेंगे हम। और सर फिर उस चीज को जब से मैंने बंद किया कि अपलाइन के भरोसे बिजनेस होगा, अपलाइन 1 लाख खींच दे, अपलाइन मेरा 1 लाख चला दे, ठीक है, तब मैं आगे बढ़ जाऊं, जब से ये मैंने बंद किया सर, तब से मेरी ग्रोथ आपके आशीर्वाद, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से बहुत तेज होना शुरू हुई। और जहां तक मैं बताना चाहूँ सर कि मुझे 1.5 साल लग गए थे टोपाज बनने, इसी स्क्लेपिस में 1.5 साल में टोपाज बना था सर। और 1.5 साल में जब मैं टोपाज बना तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि 1.5 साल अगर टोपाज बनने में लग गए, क्योंकि मैं अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपलाइनों से इच्छा रख रहा हूँ खाली। फिर मेरे को टोपाज से रूबी स्टार बनने में लगभग 7-8 महीना लगा। लेकिन जब ये मेरे दिमाग से थॉट निकल गए रूबी स्टार बनते ही, तो उसके बाद से सर मैं बताऊं कि सफायर बनने में, स्टार सफायर बनने में, डायमंड बनने में, ब्लू डायमंड, तो सफायर बनने में सर 4 महीना, स्टार सफायर बनने में 6 महीना, स्टार सफायर से डायमंड बनने में मात्र 6 महीना, और डायमंड से ब्लू डायमंड बनने में इस लॉकडाउन में मात्र मुझे 6.5 महीने लगे सर। और आप लोग ऐसे बताऊं सर, थॉट जब से मैंने दिमाग से निकाला तो ब्लू डायमंड में बना हूं सर, और मैं मात्र 6 महीने का टारगेट लेके चला था। अभी थोड़ा कोरोना बंदी हुई लेकिन सेल काफी डाउन नहीं है, लेकिन मैं लेके चला था कि 6 महीने के अंदर ब्लू डायमंड से ब्लैक डायमंड खींचूंगा। अभी दोनों लेग पे काम करके मैंने किया है सर। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ संजय कुशवाहा जमुना जी की तरफ ध्यान दिया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अंकुश सर की तरफ, जिधर भी मुझे डिमांड रही सर 24 घंटा मैंने मेहनत की सर। और मैं बसों में सर रात रात को जब ट्रेवल कर रहा था सर, तो बसों में रात को मैं ट्रेवल करता था, सुबह जाके मीटिंग करता था, क्योंकि मैंने दिमाग से बात निकाल दी कि अब सपोर्ट मुझे चाहिए। मैं ये निकाला कि अब जो होगा मैं खुद करूंगा, गुरु जी का जो देना वो खुद करेंगे, और कोई भी गुरु कुछ नहीं करना चाहता। ये सब थॉट मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई, और फिर मैं पॉजिटिव थिंकिंग से सर इसमें लग गया। और लगने के बाद सर आप लोग आशीर्वाद से ग्रोथ आपके सामने है सर, कि जहां पे 1.5 साल में 4 लाख रुपए से भी हमारी इनकम नहीं क्रॉस की थी, और आज गुरु जी लगभग आपके सामने हो कि आज 1.5 साल वो निकाल दिए तो मचा मेरे पास लगभग 2 साल, 2.25 साल, 2 साल में आज लगभग टोटल इनकम 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गई है सर। तो बस यही चीजें रही सर जिसके ऊपर आज ये थॉट को बदलने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ सर। और जिनका भी ये थॉट होगा सर वो नहीं बढ़ पाएंगे सर, ये दिक्कत होगी। बिल्कुल अंकुर जी, और रियल में एक अच्छी मेहनत करी आपने। मैं अक्सर देखता हूं कि टोपाज और रूबी स्टार लेवल पे पहुंचने के बाद 8-10 लाख रुपए कमाने के बाद इंसान के अंदर लीडरशिप आ जाती है। वो या तो अपलाइन के भरोसे या तो डाउनलाइन के भरोसे बिजनेस को करना शुरू कर देता है, और वो एक लीडरशिप की भावना उसके अंदर आ जाती है, ईगो आ जाती है। लेकिन आपने उस लेवल पे पहुंचने के बाद जिस तरीके से इस बिजनेस को किया है, ये साफ दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी खड़ा है, अगर उस दिन से वो अपने बल पे सारी चीजें करनी शुरू कर दे, तो 101% सफलता की वो इमारत दिख सकता है और 100% सफल हो सकता है। तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपसे जब पहली बार बात आपने फोन किया था और आज का दिन है, तो दोनों में एक ही चीज समझ में आ रही है कि जिस दिन हमने किसी से उम्मीद करनी छोड़ दी, उसी दिन हमारी सक्सेस हमारे सामने आनी शुरू होती है। और 100% आपकी इन बातों से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। तो आपसे काफी देर से बातचीत हो रही है, और कहा जाता है कि किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का योगदान होता है, उसके परिवार का योगदान होता है, उसके परिवार का संघर्ष होता है। क्योंकि हम तो बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस के पीछे हमारी फैमिली भी उस चीजों को, स्ट्रगल को देख रही होती है। और हमें या तो जिस व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है वो 100% आगे बढ़ता है, जिसको नहीं मिलता वो थोड़ा लेट बढ़ता है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि पूरी पब्लिक जो हमारे साथ आज यूट्यूब पे उम्र जुड़ी है, वो आपके पेरेंट्स से जरूर मिलना चाहेंगे। तो एक बार आप जरूर उन्हें इनवाइट करें, और हम लोग मिलेंगे आज अंकुर जी और अविनाश जी के पेरेंट्स से, और कुछ सवाल उनसे भी करते हैं। जी गुरु जी, बस बिल्कुल मैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी सर के पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा इनके माता पिता का एक बार स्वागत करें आप सभी लोग। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहला सवाल तो सर यही है कि आप कैसा फील करते हैं, इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी एज के अंदर में आपके बच्चों ने जो कीर्तिमान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हासिल किया, कम उम्र में करोड़पति बनने का जो उन्होंने सपना इस इंडस्ट्री में पूरा किया, और कैसा अभी आप फील करते हैं? पहले आपको कैसा फील होता था और आज आप कैसा फील करते हैं? ये पब्लिक हमारी जानना चाहती है, व्यूअर्स हमारे जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ है। मैंने मना भी कर दिया बहुत पहले। फिर उसके बाद शिव कुमार सर जी एक बार आए थे मुझे समझाने के लिए
अमित दुबे जी सर आए थे समझाने के लिए। फिर मैंने कहा कि भाई चलो जब ये लोग चाहते हैं तो अपना करें, तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपना किया और आज इस मुकाम पे। तो कैसा फील करते हैं आप अभी, आपको कैसा महसूस होता है अब इसमें? तो गर्व होता है कि हमारे बेटे जी। तो सर, हर पेरेंट्स के अक्सर मैंने देखा है, मैंने भी फील किया है, क्योंकि मैं भी कम उम्र में ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया था। तो मम्मी लोग तो सपोर्ट कर देती हैं क्योंकि वो इमोशनल बच्चों से टच होती हैं, लेकिन जो पिताजी होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं। वो कैरियर को लेके थोड़ा सा सोचते रहते हैं, बोलते हैं यार तू क्या कर लिया, रोज जाना, रोज बिजनेस के लिए 2-4 लोगों से मिलना, और उसके बाद फिर लोगों की कंप्लेन कुछ लोगों की आ जाती है कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे बड़ा सवाल है कि लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है। तो ये भी एक थोड़ा टिपिकल सवाल हो जाता है हमारे लिए जवाब देने का। तो आपके साथ भी जरूर ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों ने विरोध किया होगा, आपके रिलेटिव्स ने, आपके पड़ोसियों ने, और लोगों ने बोला होगा कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है। तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज किया, मैं जानना चाहूंगा। और हमारे व्यूअर्स भी सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि अविनाश सर के पेरेंट्स ने इनको कैसे प्रोत्साहित किया इस बिजनेस को लेके, तो जरूर आप बताएं। प्रोत्साहित तो हम नहीं किए, मतलब जब अगर ये लोग इसमें आए तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई अरे ये बेकार का है, जो है मतलब नहीं हो पाएगा, अभी कर रहे हैं लोग, तो भाई सुनना था बस, और क्या। फिर धीरे धीरे लोग करते गए अपना, जी। जो करते गए तो फिर जो है मतलब आगे बढ़े लोग। कुछ मैं मम्मी जी से भी जानना चाहूंगा, 2 शब्द वो बोले, क्योंकि मैंने दुबई में आपको देखा, आप सभी लोग दुबई अभी घूम के आए स्लीपियस वेलनेस जी से। हाँ जी। और जी। कैसा आप फील करती हैं जब आपके बच्चे आपको दुबई और अन्य जगहों पे लेकर जाते हैं, और आपको अभी समाज में कैसा फील होता है जब एक अच्छी रॉयल लाइफ ये जी रहे हैं, जहां आप MG हेक्टर जैसी गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, 2-2 कारें आपके परिवार में आई हैं, एक अच्छा घर है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल रही है, तो आपको कैसा लगता है, एक बार आप जरूर बताएं। बहुत अच्छा लगता है, हमें गर्व है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग को तो बहुत लोग बोलते थे कि तुम्हारा लड़का क्या करता है, घूमता है रात रात तक क्या करता है, लेकिन ऐसा कुछ, सब ठीक है। अब तो सारे लोग बहुत नाम लेते हैं भाई हाँ। तो तुम्हारे लड़के तो बहुत आगे निकल गए, गाड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मकान भी बन गया, सब कुछ हो गया, जी जी। तो अच्छा लगता है। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि गुरुजी भी कुछ आपसे जरूर 2 बातें करें, तो प्लीज सर, वेलकम ऑन द पैनल, मिस्टर अमित दुबे सर। सबसे बड़ी तो खुशी की बात मेरे लिए ये है कि कभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अंकल जी, आंटी जी, कुछ समय का वक्त दीजिए, आपका लड़का भी बहुत ही सफल होगा। तो एक वो वक्त था, और आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या व्यूवर्स को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आज ये दोनों के दोनों इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि जो हम लोगों ने कसमें खिलाई थी, या हम लोगों ने जो वादा किया था, कमिटमेंट किया था, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, वो तो सबसे बड़ी चीज है। मैं ये चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में, जैसे आज अविनाश जी, अंकुर जी जैसे आज लाखों लड़के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी करियर लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते, माँ बाप उनको भी मना कर दे रहे हैं। जबकि ये सच्चाई है कि आज की एपिडेमिक कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में नौकरी मिलना मुश्किल है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुका है, फिर भी माँ बाप डायरेक्ट सेलिंग में अपने बच्चों की करियर लगाने से डरते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी चुपके चुपके इस बिजनेस को कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि पेरेंट्स का जब सपोर्ट मिलता है तो लोग खुल के इस बिजनेस को करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप उन माँ बाप के लिए आपका क्या मैसेज है, थोड़ा सा आप बताइए। कि लगभग 4-5 हजार लोग अभी आपको देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो माँ बाप भी जरूर देख रहे हैं जिनके बच्चों ने इस इंडस्ट्री में करियर लगाई है। तो आप एक सफल डायरेक्ट सेलर्स के पेरेंट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, तो उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चों ने करियर लगाया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि अगर अगर वो लोग देख रहे हैं कि मतलब हमारे बच्चे इतने आगे निकल गए और हम भी इसके विपक्ष में थे पहले, क्योंकि हमारी वो परिस्थिति वो उस समय वो नहीं थी, तो और जो हम छोड़ दिए वही करो, जो जैसे अपने मन से जो करता है वो सब वही आगे बढ़ता है, जिसमें रुझान हो। तो हम यही सर, चाहेंगे एक्चुअली सारे लाखों गार्जियन हैं जिनकी आस है, जिनके क्वेश्चन हैं आपसे, कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, उनके बच्चे आज करियर लगाए हैं।
अगर वो बच्चे कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, उनको उनको छूट करने देनी देना चाहिए, उनको जो है प्रोत्साहन करना चाहिए। आज की हम लोगों को देख करके, हम लोग भी पहले वही निगेटिव थे, लेकिन आज गर्व है। तो हम भी यही चाहेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको पूरी छूट दें, उनके साथ अपना वो आशीर्वाद दें कि नहीं तुम आगे बढ़ो, एक बढ़ा है तो सब बढ़ेंगे। गुरुदेव, एक क्वेश्चन आता है एक्चुअली में, कई सारे पेरेंट्स का ये होता है कि ठीक है डायरेक्ट सेलिंग, जैसे अभी अंकल जी ने बोला, नमस्ते अंकल जी, एक्चुअली जैसे अभी सभी लोगों ने बोला कि हकीकत है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छी प्लेटफॉर्म है, और अंकल जी ने भी जैसे सभी लोगों को गाइडलाइन किया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है और करना चाहिए, जो बच्चे कर रहे हैं करना चाहिए। लेकिन कई सारे पेरेंट्स का ये सोच होता है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो पहले वो स्टडी कर ले, उसके बाद उनको जो करना हो वो करें, चाहे वो नौकरी करें चाहे डायरेक्ट सेलिंग करें। और मैंने सुना है अंकल जी की अंकुर जी ने भी 12th पास करके फिर इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया, अविनाश जी ने भी अपनी बीच में पढ़ाई ड्रॉप करके इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया। तो उस समय आपने कैसे मैनेज किया जब अविनाश जी और अंकुर जी ने अपनी एजुकेशन को ड्रॉप करके यहाँ पे शुरुआत किया था? तो आपने कैसे अविनाश जी अंकुर जी को समझाने की कोशिश किया या विरोध किया, या कैसे आपने यहाँ पे सपोर्ट किया? थोड़ा सा एक्चुअली में ये लोगों का क्वेश्चन है, मैं जरूर थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि स्टडी को लेके हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो रहते हैं। तो मतलब पहले तो ये बतला दे कि मतलब निगेटिव हम इसलिए हो गए थे कि मतलब पहले हमारा लड़का जो है, हमारे पूरे खानदान में पहला लड़का है जो कि बीएचयू में एडमिशन लिया था, और मुझे उस समय गर्व हुआ था कि मतलब कि हमारा बच्चा जो है एडमिशन लिया है, बीएचयू में हो गया है, तो बीएससी करने के बाद एमएससी करे और पीएचडी करने के बाद जो है कि कुछ कामयाब हो जाए। लेकिन यही सोच था, लेकिन जब बदल गया तो हम सोचे कि भाई अब तो वो सोच हमारी खत्म हो गई। तो शायद वो शिव कुमार जी सर जी और ये अमित सर जी आए थे हमारे यहाँ, तो वो बतलाए, तो हम कहे कि ठीक है, जो कर रहा है वो अब अपने मन से लड़का अगर कर रहा है तो कर रहा है। एक्चुअल पेरेंट्स की ये सोच ज्ञानेंद्र सर इसलिए भी बनती है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कैरियर है ना, ये बहुत पुराना कैरियर नहीं है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने जानने पहचानने वालों में लोगों को डॉक्टर बनते हुए देखा है, लोगों को इंजीनियर बनते हुए देखा है, वकील बन के पैसे कमाते हुए देखा है। और एक्चुअल ऐसा होता है कि हम लोग उन बातों पे ज्यादा भरोसा करते हैं जिसका लाइव एग्जांपल हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। हमारे पेरेंट्स ने अपनी रियल लाइफ में एक डॉक्टर्स को बन के एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देखा है, एक इंजीनियर बन के अच्छी जिंदगी भी जीते देखा है, एक लॉयर्स बन के IAS IPS बन के एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देखा है। लेकिन शायद किसी ने एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बन के एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करके एक अच्छी जिंदगी जीते हुए नहीं देखा है। और इसलिए एक डर पेरेंट्स के माइंड में बैठा हुआ है, मुझे जहां तक समझ में आता है। लेकिन मैं जितने भी पेरेंट्स हैं जो आज हमें वाच कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में हर चीज का एक ट्रेंड आता है। शायद 1990-1994 दशक से पहले अगर किसी ने बोला होता कि आपका बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है, जिंदगी अच्छी बन जाएगी, तो लोगों के अंदर डर हुआ था। एक वक्त था जब लोगों को नौकरियों से नफरत था, लोग अपने माँ बाप अपनी बेटी की शादी उस बच्चे के साथ करना पसंद करते थे जिसके घर में जमीन जायदाद बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि उस दौर में नौकरी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती नहीं थी। फिर दौर बदला, नौकरी का जमाना आया, फिर माँ बाप अपने बच्ची की शादी, अपनी बेटी की शादी वैसे बच्चे से करते थे जिसके यहाँ नौकरी हुआ करती थी। तो दैट इज द ट्रेंड। कभी जमींदारी का ट्रेंड था, लोग उसको सक्सेस मानते थे, कभी नौकरी का ट्रेंड आया, उसको लोग सक्सेस मानते थे। तो ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पे लोग जो देखते हैं उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक्चुअल कैरियर अगर हम देखें हिंदुस्तान के अंदर तो 4 साल की है। 2016 में इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया है और आज से लगभग 4 से 5 साल की कैरियर इस इंडस्ट्री के। तो ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है ही नहीं कि कई जनरेशन बाई जनरेशन ये क्रॉस कर चुके हैं। तो ये एक वजह भी है कि पेरेंट्स के अंदर डर होता है कि मेरा बच्चा शुरू तो कर रहा है, पता नहीं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पेरेंट्स ने अपने आसपास, अपने अड़ोसी पड़ोसी, भाई, चाचा, मामा, बेटे, किसी को भी इस इंडस्ट्री में सफल होते हुए नहीं देखा है। लेकिन इस बात की गारंटी है, हाँ ये बात जरूर होगा कि अविनाश गुप्ता जी के खानदान में अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सेलिंग में करियर लगाने की जिद करेगा तो उनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, क्योंकि अविनाश गुप्ता जी, अंकुर गुप्ता जी, ज्ञानेंद्र शर्मा जी एक एग्जाम्पल बन गए और उनको ये भरोसा हो जाएगा
कि नहीं, अगर ज्ञानेंद्र शर्मा जी की लाइफ बदल सकती है, अविनाश गुप्ता की लाइफ बदल सकती है, और मेरा भतीजा है, तो मेरे बच्चे की भी लाइफ इस जिंदगी में यहाँ पे जरूर बदलेगी। तो मुझे लगता है ये एक वजह होती है जिसकी वजह से पेरेंट्स मना करते हैं। इसमें पेरेंट्स की बिल्कुल कोई गलती नहीं है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हमें वॉच कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को रोकिए मत, जरूरी नहीं है। वो बोलते पुराने समय में कि खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन पढ़ लिख के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, और खेल कूद के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम कमाए हैं। चाहे वो सचिन तेंदुलकर की हम बात करें, चाहे सानिया मिर्जा की बात करें, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, ये सारे लोग पढ़ लिख कर ही नहीं, खेल कूद के भी इस दुनिया में सफल हुए हैं, नाम कमाए हैं। दौलत, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ इन्होंने पाया। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी बोला जाता है। पहले लोग बोलते थे ये जोड़ने का बिजनेस है, फंसाने का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री का यही रूप लोगों के सामने गया था। बट एस्क्लेपियस वेलनेस ने जिस मुहिम के साथ, जिस भयंकर तरीके से ये शुरुआत करी है, आज ऐसा समय आएगा कि आज लोग अपने बच्चे को भी बोलेंगे कि बेटा अगर तुझे जिंदगी में कुछ बनना है तो अविनाश गुप्ता जैसा बन के दिखा, अंकुर गुप्ता जैसा बन के दिखा। और मुझे लगता है कि एक माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात होती है कि जब लोग उनके बच्चों के नाम से उन्हें बुलाते हैं। और आज हजारों लोग आज इस सेशन में गुप्ता फैमिलीज को, उनके पेरेंट्स को यहाँ पे देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। मैं भी पूरे डायमंड ग्रुप के तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अंकल जी, आंटी जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप दोनों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता है कि लोग यहाँ तक बढ़ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने, पेरेंट्स जितने भी हमें वाच कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा विजन दिया, बहुत बड़ा। एक सवाल है अंकल आंटी से। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। एक्चुअली क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे थे, सर ने बताया कि बीएचयू में पहला लड़का था, और पूरे रिलेटिव को ये पता लग गया था कि भाई एडमिशन बीएचयू में हुआ है। तो रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? मतलब उन्होंने भी आप लोगों से काफी बोला होगा, और उसको कैसे फेज किया आपने? नहीं, वो तो लोग बोले कि अरे वो बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, अब दूसरा काम कर रहा है। तो थोड़ा सा हम निगेटिव हुए थे उसमें, क्योंकि इसके बारे में, नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो अब यही था कि भाई अब जो कर रहे हैं तो वही है कि जो करे लड़का तो उसके ऊपर अब छोड़ देना चाहिए। तो मेंटली डिस्टर्ब होगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो। और आज वो है नतीजा कि आज हमारे पास सब कुछ है इस कंपनी के माध्यम से। आंटी जी, अभी आपकी मतलब पहले कैसी लाइफ थी और आज क्या परिवर्तन है? कैसा लग रहा है आपको? और कैसी, मतलब पीछे कैसी लाइफ थी और अभी क्या परिवर्तन आया है आंटी जी? सर, पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ है। पहले तो साइकिल था, अब तो 4 व्हीलर तो हो गया, घर मकान बन गया, अच्छा बन गया। आज मेरे पूरे कॉलोनी में नंबर 1 पे मेरा मकान बना हुआ है। सारे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये आपका मकान सबसे अच्छा है। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है, और शिव कुमार सर और अमित सर जो है, और आप भी तो ज्ञानेंद्र सर, सब लोग आए। मिस्टर राजकुमार जी हैं, अविनाश जी से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा अविनाश जी को आप लाइए स्क्रीन पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। बहुत अच्छा लगा अंकल जी, आंटी जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। मैं चाहूंगा अविनाश गुप्ता जी को एक बार आप फिर से यहाँ स्क्रीन को बुला दीजिए। जी गुरुजी। एक क्वेश्चन आ रहा अविनाश जी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक्चुअल मैं कमेंट पढ़ रहा था तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, मैं इसलिए जानना चाहूंगा आपसे। मिस्टर राजकुमार जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 2017-18 में बहुत सारी कंपनियां 2 का 4, 4 का 8 कर रही थी, तब भी आप एस्क्लेपियस वेलनेस में कैसे टिके रहे? आप डिस्टर्ब क्यों नहीं हुए? जबकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एस्क्लेपियस वेलनेस में आए लेकिन 2 से 4, 4 से 8 के चक्कर में इधर उधर डिस्टर्ब हो गए। तो बताएं आप। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये क्वेश्चन सर का बिल्कुल लाजिम है, क्योंकि सर जब इंसान जब किसी भी कार्य को करता है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर कि 2 चीजें होती हैं, एक होती है नॉलेज, एक होती है इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं आप सभी गुरुजनों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे इंफॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं मिली थी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज दी गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या होने से कंपनियां टिकती हैं,
क्या नहीं होने से कंपनियां भाग जाती हैं, क्या होने से लंबे समय तक चलेगी, और क्यों आपको क्या क्या देख करके उसमें करियर लगाना चाहिए। तो सर जो सर का क्वेश्चन है उस पर ये सर कि जितने भी लोग भटके हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज नहीं थी, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि बस कुछ समय तक कोई चीज होती है, ठीक है, 2-4-6 महीना गए हमने, ठीक है, और कुछ पैसे बनाए और फिर हम दूसरी जगह ट्राई मारेंगे। तो सर इस चीज पर मैं इसलिए नहीं भटका क्योंकि मैं इस संस्था के प्रोडक्ट के ऊपर, इसके पे आउट के ऊपर, इसके कैलकुलेशन के ऊपर, यहाँ के ट्रेनिंग सिस्टम को देख करके और आप लोग जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद और सपोर्ट को देख करके, जब ये सब कॉम्बिनेशन, कई बार बोला है सर कि बिना कोई भी अगर गाड़ी है तो तभी वो तेज भागेगी जब रोड भी अच्छा हो, गाड़ी भी अच्छी हो, ड्राइवर भी अच्छा हो। तो ये तीनों चीजें, स्केलेपिस वेलनेस में प्लेटफॉर्म अच्छा था, कंसेप्ट कैलकुलेटिव था, और तीसरा अपलाइन का सपोर्ट बहुत बढ़िया था। जब तीनों चीजें रहेंगी सर तभी हमें सफलता मिलेगी। और जो भटक जाते हैं सर तो उनको बस ये उनके मन में होता है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक यही समझाया गया कि 2-4-6 महीना कोई कंपनी चलती है, जितना कमाना है कमा लो, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी देखना। तो वो सर इन्फॉर्मेशन वाली बात होगी गुरुजी, तो उनको इन्फॉर्मेशन होने की वजह से लोग भटकते हैं। और जितने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने दिल से अपना लिया, नेटवर्क मार्केटिंग को आज सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल गुरुजी रखना चाहूंगा बीच में। अभी हमारे एक लीडर है जमुना प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ 2 दिन पहले घटना हुई, उनको पैरालिसिस की कुछ समस्या हो गई। तो मैं उनके गया था मिलने के लिए, परसों आपको बता के गया था। जब मैं गुरुजी उनसे मिला, वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बार बार मोबाइल मांग रहे थे। हमसे बोले तुतलाते, मतलब उनकी आवाज में जरूर कह रहे ना कि मुझे मोबाइल तो बात दूंगा, मेरा मीटिंग नहीं चल रहा। वो सर पैरालिसिस से एक तरफ से समस्या से ग्रसित है, और वो बंदा बोल रहा है कि मुझे मोबाइल दो, मुझे, मैं 2 दिन से मीटिंग नहीं लिया हूँ, मैं बात नहीं किया हूँ। मैं देख के सर भावुक हो गया कि मतलब मैं सोचता था कि हम जिससे मिले हैं वही लोग नेटवर्किंग पागल है, लेकिन सर मैं देखा सर वो हमसे बड़े भी मतलब पागलपन वाली बात कि बंदा पैरालिसिस और एक हाथ से बार बार मोबाइल मांग रहा है 2 दिन से कि 2 हम मीटिंग्स में बात करेंगे। तो सर जब ये शिद्दत दिल के अंदर किसी कंपनी के प्रति आती है, और जब हम पूरे बिजनेस को अच्छी तरह से अध्ययन करके करते हैं, ठीक है, तो लालच जो होती है सर सिर्फ उन्हीं को हिला पाती है जिसके मन में, ठीक है, इसके प्रति शिद्दत ना हो, जिसके मन में इसके प्रति नॉलेज ना हो, जिसको इसकी बात की ज्ञान ना हो, वही हिलते हैं सर। जिनको इनकी ज्ञान होती है सर वो कभी नहीं हिलते, क्योंकि सर मोह माया 2-4 दिन में खत्म हो, लेकिन टिकेगी वही कंपनी जिसके प्रोडक्ट में, जिसके कंसेप्ट में, जिसके अपलाइन में, जिसके ट्रेनिंग सिस्टम में दम होगा। और वो स्केलेपिस वेलनेस में सर सब कुछ हो गया, क्योंकि स्केलेपिस वेलनेस में आने से पहले भी डायरेक्ट सेलिंग में 3.5 साल दिया हूं, जैसा मैंने गुरुजी आप लोगों को बताया, और गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हैं। तो बस ये रहा सर कि यहाँ की नॉलेज जो मुझे मिली सर, जिसकी वजह से मैं टिका रहा सर। जी सर, भटकाव तो मेरे लाइफ में भी आए थे, बहुत सारे लोग रोज बोला करते थे, तो मैं उनको समझाता भी था कि सर जो 2 का 4 दे रही है, आप कैलकुलेशन कैसे समझ रहे हो बिजनेस का। तो जब कई क्वेश्चन जो आपसे डिस्कशन होते थे, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी के सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वो उन अपलाइन से पूछे जो अपलाइन वाकई बिजनेस के अंदर बहुत बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं। तो जैसे सर मैं आपको फोन लगाता था, मैं शिव कुमार सर को लगाता था, ज्ञानेंद्र सर को, आदित्य सर को, विकास सर को, तो आप लोग जब मुझे बताते थे तो मुझे क्लियर होता नहीं यार ये चीज सही है और क्या चीज गलत है। यही चीजें हैं सर जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में टिका हूँ, और आगे भी सर ये सब आप लोग का आशीर्वाद और ज्ञान है, नॉलेज जो दी आप लोगों ने इंडस्ट्री के प्रति, जिसके प्रति आज मैं यहाँ पे फुल सिंगल माइंडेड काम कर रहा हूँ सर, सिंगल अप्रोच से काम कर रहा हूँ सर। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो अविनाश जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि, इसको आपने पहले भी क्लियर किया है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपलाइन उसको 1 लेग चला के दे दे और उसको 1 लेग में ही मेहनत करनी पड़े। और हर व्यक्ति जब भी इंडस्ट्री में आता है, कुछ समय जिसने नेटवर्किंग कर ली उसके दिमाग के अंदर ये चीजें घुसी जाती हैं कि उसको कुछ मिले तब वो बिजनेस कर ले, और अपलाइन का उसको पूरा सपोर्ट मिले, डाउनलाइन की उसकी पूरी मेहनत मिले और वो इस बिजनेस में कामयाब हो। तो हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसको 1 लेग में उसका अपलाइन सपोर्ट करे। तो आपने उस कंडीशन में कैसे बिजनेस किया? क्योंकि मैं तो आपको पहले दिन से देख रहा हूँ उस बिजनेस के अंदर में कि आपने हमेशा अपनी दोनों लेग में काम किया है। आपने 24/7 100% अपने इस बिजनेस को शिद्दत और ईमानदारी से किया है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो आपसे बहुत आगे थे, आज आप उनसे आगे निकल चुके हैं। तो कुछ न कुछ तो आपने जरूर ऐसा किया होगा, ऐसा आपने मेहनत की, कर्म किया है जिसकी वजह से आप इस लेवल पे हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका अपलाइन उसके लिए बहुत कुछ करे, उसकी 1 लेग चला दे, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे। तो ऐसा आपके साथ हुआ, या आपने कैसे इस चीजों को मैनेज किया? बिल्कुल गुरुजी, और ये प्रश्न आपका मुझे भी सुनने में कई बार आया है, पहले भी मैंने इस प्रश्न को फेस किया है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं सर कि 1 लेग अपलाइन चला दे, 1 लेग मैं चलाऊं,
तो एक ही बात मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर किसी भी घर में किसी भी घर को चलाने के लिए अगर 2 मुखिया काम करेंगे तो घर वो नहीं चलता। जब 2 लाख का बिजनेस चलता है, ऐसा 2 लाख पता चल रहा है कि बोनस अपलाइन चला रहा है, इंसेंटिव मैं चला रहा हूं, तो कभी भी उस बंदे का अपने बोनस पे कमांड नहीं होगा, वो चाह कर भी वो सेल नहीं दे पाएगा। और मैंने देखा है सर, 1 लाख वाले जो लोग ये क्वेश्चन रखते हैं, मैं उनके सामने एक ही बात पूछना चाहूंगा सर कि आज आप 1 लाख में काम करके देख लो, फिर भी आप उतना ही सेल निकालोगे जितना दोनों में काम करके निकाल सकते हो। ऐसा नहीं हो जाता कि सिंगल लेग में काम करने वालों को सेल बढ़ जाते हैं। सिंगल लेग में काम करने वाले लोग देखे सर तो उनका बिजनेस पे कंट्रोल नहीं होता, उनको लाइक करने वाले लीडर कम होते हैं, उनका प्रमोशन करने वाले लोग कम होते हैं, क्योंकि एक समय मैं मान के चलता हूँ कुछ पैसे आप कमा लेंगे, लेकिन सर कैपिंग 1.5 लाख ही तो है गुरुजी, उसके बाद जाने के बाद तो फिर आप क्या करोगे? तो उसके बाद इज्जत जो होती है वो सर 1 लाख वालों की नहीं है। ये बात मैंने अपने आंखों से देखी है। जिन्होंने अपने दोनों लेग में काम किया, उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत, उनका शोहरत और उनका बोलबाला इस टीम में बहुत बड़ा है। मैं मान के चलता हूँ सर कि सिंगल लेग में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप 12 घंटा कर रहे हैं, मैं कहता हूं सर 14 घंटा करके देख लीजिए। 2 साल 3 साल की बात है, लेकिन 2 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया आपने तो आपकी जिंदगी भर लोग, आपके सभी लीडर पूजा करेंगे। और आज मेरा सर बिजनेस क्यों बढ़ पाया? क्योंकि सर मैं अपने हिसाब से डिजाइन किया पूरा बिजनेस। गुरु जी से बस आदेश लेता था कि दोनों लेग में फॉलो करता था, और जब दोनों लेग में मैं करता था तो मेरे को एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि मेरा कोई डाउनलाइन आज मुझसे नहीं बोलता कि अविनाश सर मेरा 1 लेग चला के दीजिए, क्योंकि उसको पता है कि अविनाश सर ने दोनों लेग चला के। एक तरफ हमारे सगे छोटे भाई अंकुर कुमार गुप्ता जी जो बोनस लेग में है, इंसेंटिव लेग में हमारे एक मित्र संजय कुशवाहा जी और हमारे डाउनलाइन जमुना प्रसाद मौर्य जी हैं। इन सब लोग को हम खुद लेके आए थे और दोनों लेग में मेहनत करने से हुआ सर कि सेल मेरा ज्यादा है। सर मैं इस कोरोना से पहले और कोरोना में इस समय सर 150 से 200 सेल नॉर्मल, और कोरोना से पहले 300-400 सेल में डालता था। और ऐसा नहीं आप देखा मैंने सर कि कोई 1 लाख पे काम करने वाला बंदा सिंगल लेग पे मेहनत करके 300-400 सेल डाल रहा हो। वो सब जो समय बचता है उसमें इंसान दूसरा दिमाग लगाता है। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों लेग में अगर आप काम करते हैं तो आज आपको जरूर लग रहा होगा कि यार 1 लेग होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन आप जब बड़े शो में जाएंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब तालकटोरा में और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, कि जब कोई एक लीडर जाता है वो भी ब्लू डायमंड है और दूसरा ब्लू डायमंड जाता है तो एक पे हुटिंग तालियां और लोग खड़े नहीं होते, और दूसरा कोई ब्लू डायमंड जाता है सब तो पूरा तालकटोरा स्टेडियम ऐसे गूंजता है जैसे कोई महाराजा आया हो। और ये महाराजे की गूंज उसी के ऊपर होती है जिसने दोनों लेग में काम किया सर। तो मैं इस बिजनेस में पैसा, मुझे समझ में आ गया कि एक समय बाद सब लोग कैपिंग पे आएंगे। आज गुरुजी जब मेरे सामने 0 से थे, आज कैपिंग पे, गुरुजी आप लोग कैपिंग पे, तो मैं भी आऊंगा, लेकिन उस कैपिंग के बाद जो मान सम्मान चाहिए ना सर, वो मैं पीछे जाकर नहीं ठीक कर पाऊंगा। अगर आज से हमने मेहनत ज्यादा कर दी तो मान सम्मान भी बरकरार रहेगा, पैसा भी उतना आएगा। और सबसे बड़ी बात तो है सर कि कभी मेरी टीम मेरे ऊपर चढ़ के बात नहीं करेगी कि अविनाश सर मेरा दूसरा लेग चला के दीजिए, क्योंकि उसको पता है कि अविनाश सर ने हमको सर ने दोनों लेग पे मेहनत की है। तो ये सबसे बड़ा छुटकारा हमें मिला कि आज मेरे पास जितना नेटवर्क है सर, उस पूरे नेटवर्क में एक सिंगल बंदा मुझे आज तक नहीं बोलता कि मेरा दूसरा लेग चला के दीजिए। और ये तब से हुआ जब से मैंने इस कहानी को बताना शुरू किया। तो उन लोग सभी लोगों से एक ही बात करना सर, बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप दोनों पे मेहनत कीजिए, कमांड दोनों पे कीजिए, ऊपर बैठे अपलाइनों से, गुरुजी लोगों से गाइडलाइन लीजिए। मेहनत 2 घंटा ही ज्यादा होती है मेरे दोस्त। मेहनत आप 1 लेग में करोगे, ठीक है, तो 6 घंटा करोगे, दोनों में करोगे 10 करोगे, तो इंसान मेहनत करने से जो पीछे रह जाएगा वो नाम कैसे कमाएगा। तो कुछ समय के बाद तो सर दोनों लेग से, आज मैं दोनों लेग से फ्री। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला सर कि मेरा बिजनेस लेट जरूर शुरू हुआ, मेरा बिजनेस 1 लाख चलने में जरूर समय लग गया, इंसेंटिव को 8 महीने में सिल्वर बना, लेकिन मैं 2019 में ही जब मैं सफायर बना तो मैं लगभग बिजनेस में स्टेबल हो गया। मतलब दोनों तरफ मेरे ऐसे बंदे आ गए जो बिजनेस को लीड खुद के दम पे करने लगे सर। फिर मेरा कोई कमजोर लेग नहीं बचा। एक समय ऐसा था सर कि मेरा दोनों लेग बराबर सेल पे आ गया था, मतलब 50 ज्वाइन का खाली अंतर था, दोनों लेग बराबर पे चल रहा था। तो सर ये सब कुछ हो पाया तो इसी की वजह से। और सर मैं जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, ठीक है, जब तक मैं हम लोग साथ में सब दोनों लेग पे आज भी मैं काम करता हूं और कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन सर जो मान सम्मान आज मेरी जो टीम मुझे देती है सर ना, मैं वो मान सम्मान 1 लेग वाले में आज तक नहीं देखा। और यही बात मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि मेहनत आप दोनों लेग पे करें, सपोर्ट आप करें। पैसा 1.5 लाख पे जाके आप लोग जाएंगे, लेकिन जो सम्मान होगा ना उसे आप पीछे जाकर ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर आपके लिए जिंदगी भर वो सम्मान में कटौती आपको दिखेगी जब भी आप किसी बड़े शो में जाएंगे, जब भी आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। यही रहा गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश जी, और 100% जिन्होंने अपने बिजनेस के दोनों लेग में कमांड करके बिजनेस को चलाया है उनको अपने बिजनेस की पूरी समझ होती है। और जो व्यक्ति सिर्फ 1 लेग पे काम करता है उसको दूसरे लेग का पता ही नहीं होता। और इंसान तो दोनों पैर पे ही खड़ा होता है अपने बल पे। अगर वो एक पैर पे खड़ा है तो समझो ये किसी बैसाखी का सहारा उसके पास है, और वो बैसाखी जिस दिन उसके पास से हट जाएगी उसका गिरना तय है।
तो आपने बिल्कुल अच्छा बताया और इसी का नतीजा है कि इतने कम समय के अंदर ब्लू डायमंडशिप आपने हासिल करी है, क्योंकि आपके नीचे जो लीडरशिप है वो समझती है कि मुझे खुद के बल पे ही बिजनेस को स्टैंड करना है, क्योंकि बिजनेस ये डुप्लीकेट का बिजनेस है। जैसा हम आज करते हैं कल वैसा ही टीम हमारी कॉपी करती है, फॉलो करती है, क्योंकि नेटवर्कर हमेशा एक शीशे के घर में रहता है जिसको टीम देखती है। हम ये समझते हैं कि लोग हमें नहीं देख रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी एक्टिविटी को, हमारी चीजों को वॉच करते रहते हैं। तो 100% आपके इस बातों से मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो इन चीजों को देख रहे हैं वो अपनाएंगे और अपने दोनों पैरों पे, अपने दोनों लेग्स पे कमांड करके चलेंगे और 100% उनके नीचे भी ऐसे लोग डेवलप होंगे। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज के सेशन में अपने रवि बहुत ही जी, कीमती समय को देने के लिए। और मैं अब रवि गुरुदेव जी, को आमंत्रित करूंगा कि सर वो आए और आज के सेशन में क्लोज करें। सर गुरुदेव नहीं है शायद हमारे बीच में। अच्छा, रवि सर एक्चुअली में अभी गुरुजी तो अपने बीच में नहीं है। मैं एक सागर जी हैं रांची से, उनका एक क्वेश्चन था। अविनाश जी से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर अक्सर क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम किसी न किसी अपनों को ज्वाइन कराते हैं, और आपके सामने, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है अंकुर सर, कि आपके सगे भाई होते हुए और प्रॉपर आपकी ही गाइडलाइन से, अंकुर सर मुझे नहीं लगता कि किसी की गाइडलाइन लेते हैं, तो आपकी गाइडलाइन से आज अंकुर सर यहाँ पे हैं। और जैसे कि आपके अप्लायंस में अगर मैं बात की जाए तो आदित्य सर आपके मित्र थे, अमित सर आपके मित्र थे, तो एक रिलेशन और एक मित्रता होने के बावजूद भी आपने कैसे बिजनेस में अप्लायंस और डाउनलाइन को इस तरीके से आपने हैंडल किया और इनको कैसे गाइडलाइन आपने दिया? क्योंकि कई बार टीम में हम दोस्तों के माध्यम से आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि यार मेरा दोस्त है, मैं इसको कैसे गाइडलाइन करूं, या मेरा रिलेटिव मैं कैसे गाइडलाइन करूं, या अपलाइन है तो कोई कई लोग बोलते हैं कि यार मेरा क्लोज दोस्त है, मैं इसको कैसे इससे बात पूछूं, या जो वो गाइडलाइन देते हैं उसको लोग मतलब कई बार मानते नहीं है क्योंकि क्लोज रिलेशन होता है, तो उसको आपने कैसे मेंटेन किया और आज बिजनेस में आप यहाँ तक पहुंचे? अविनाश जी। बिल्कुल गुरुजी, और ये प्रश्न बिल्कुल लाजिम है। बहुत सारे लोग रिलेटिव आते हैं, दोस्त आते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँ अंकुर सर आज हमारे डाउनलाइन भी हैं, हमारे बिजनेस में ब्लू डायमंड बनने वाले हैं, हमारे सगे भाई भी हैं। और हम अमित सर, आदित्य सर क्लासमेट हुआ करते थे एक समय में, BHU यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ में पढ़ा करते थे। तो एक ही बात कहूंगा कि जब बिजनेस मैं दोस्ती समझ के कर रहा था तब तक खराब चल रहा था। तो मुझे शिव कुमार सर ने एक बात समझाई थी और दुबे सर भी वहां मौजूद थे। उन लोगों ने एक ही बात बोली थी कि अविनाश जी, दो तरह की लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो या तो दोस्ती चलेगी या तो फिर आपका बिजनेस चलेगा। तो या तो फिर दोस्ती रखो, बिजनेस आपका नहीं बढ़ेगा, या तो फिर आप बिजनेस पे आ जाओ, प्रोफेशनली पे आ जाओ। ये मत सोचो कि ये कभी आपके मित्र थे, ये कभी आपके दोस्त थे या आपके भाई है। ये सोचो कि ये मेरा एक डाउनलाइन है, ठीक है। क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल होती है ना गुरुजी की, जब तक कोई बाप अगर डॉक्टर है और बेटी का ऑपरेशन ये सोच के करेगा कि मैं बेटी का ऑपरेशन कर रहा हूं, तो उसके हाथ पक्का कांपेंगे। लेकिन वो ये सोच के करता है कि एक पेशेंट है। बहुत अच्छा आपने बताया, और एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपके अचीवमेंट के बारे में, जरूर जानना चाहूंगा। फटाफट आप अपना अचीवमेंट जरूर बता दें, सभी जानना चाहते हैं। जी तो गुरुजी अभी तक का जो अचीवमेंट है लगभग 4.5 साल का, तो 4.5 साल में गुरुजी अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट है, ठीक है। 2 गाड़ियां हैं, प्लेनो है, MG हेक्टर है, एक अच्छा घर है। और अगर कोरोना नहीं हुआ रहता, अगर ये समस्या नहीं होती, तो गुरुजी SOS के बाद मेरी BMW 5 सीरीज जो गाड़ी मैंने क्लियर की थी वो डिलीवर होने वाली थी, लेकिन फिर आप लोग से बात हुई तो फिर इसे डिले कर दिया गया। वरना सर आज अपने पास लग्जरियर गाड़ी BMW 5 सीरीज आज अपने पास होती। चलिए बहुत बढ़िया थोड़ा सा सर, ये समस्या खत्म होगी तो मैं उठा लूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके 100% साथ है। BMW भी आएगी, मर्सिडीज भी आएंगी, और आप जल्दी से जल्द, अभी ब्लू डायमंड बने हैं, क्राउन डायमंड भी बनेंगे, एम्बेसडर भी बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शायद हम लोग